मैं जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, कि करण वर्मा जी की नज़र में हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? मेरी वही है जो सुप्रीम कोर्ट की रही। क्यों विपक्ष नहीं चाहता है एसआईआर हो, जबकि एसआईआर से सिर्फ इतना प्रूव होना है कि आप इस देश के नागरिक हैं? क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इस देश में, उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड दिया गया है, वो इनका वोट बैंक। तो पेट में तो दर्द होगा ना। तो बहुत रियलिस्टिक चांस है इस बार ममता के हारने की बिकॉज ऑफ एसआईआर। अगर एसआईआर ना होता, सवाल ही नहीं था हारने का। पिक्चर आई है धुरंधर, उससे पेट में दर्द हुआ इस पूरे इकोसिस्टम की। आप सोचो कि भाई ये पिक्चर आ गई है, इससे इससे नाराज है कई ऑपोजिशन वाले। क्या वजह रही कि एक बढ़िया नेता जो देश मान रहा था, अरविंद केजरीवाल, वो मजबूती के साथ नहीं टिक पाए? ये तो इस पे तो ग्रंथ लिखा जा सकता है। तभी मैं कहता हूँ केजरीवाल एक बहुत टॉक्सिक पॉलिटिशियन। वो लोगों को गंदी आदतें डालने में और देश बर्बाद करने में एक सेकंड भी संकोच नहीं। मैंने जितना भी समझा है, जी। मुझे ये समझ में आया है कि पंजाब के लोग बीजेपी को नहीं जानते, बस। दुख की बात है ये। सो बीजेपी में एक चेहरा मेन है पीएम मोदी का। जी। उनको देखा जाता है, जब भी बीजेपी की बात होती है पीएम मोदी को देखा जाता है। कांग्रेस का मोदी कौन बन सकता है आपके हिसाब से? मैं नहीं कहता मोदी कौन बन सकता है। मोदी जी तो इज लाइक वंस इन अ जनरेशन वाली चीज होती है, कई चीजें सही बैठती है, बट मुझे सचिन पायलट में बहुत पोटेंशियल लगता है। 2011 के बाद से किसी भी राज्य में कांग्रेस दोबारा चुनकर नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। एक बार फिर से एक दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हो गए हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बेहद खास है। 2 बार उनको बेस्ट सेलिंग नेशनल अवार्ड मिल चुका है अपनी 2 किताबों के लिए, और इसी के साथ वो तमाम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। तमाम चैनल्स पर आपने उनको देखा होगा, तमाम डिबेट्स में आपने उनको देखा होगा, चाहे हिंदुत्व की बात हो, राजनीति की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, या कोई भी करंट अफेयर, कोई भी इंसिडेंट हो, उस पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। मोस्ट वेलकम मिस्टर करण वर्मा जी। कैसे हैं सर? नमस्कार ऋषभ, आपको, आपकी टीम युगचरण को, और आपकी चैनल फॉलो भी करते हैं। काफी दिलचस्प कॉन्वर्सेशंस होती है बिल्कुल सर। एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय वैसे हमारे लिए थोड़ा-सा समय निकाला। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे क्योंकि आपको 2 बार अवार्ड मिल चुका है, थोड़ी-सी उसकी स्टोरी के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपका रुझान उस तरफ गया और आपने एक ऐसे फ़ील्ड को चुना जिसमें आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि पहले क्या था, अभी क्या है, क्या एक्चुअल सिचुएशन है। सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि हम देखते हैं तमाम चैनल्स जी, पे। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका रुझान इस तरफ कैसे आया? तो ऋषभ बहुत दिलचस्प है ये। अगर मैं जर्नी की बात करूं, मैं लखनऊ से आता हूं ओके। एंड जैसे एक पाथ होता है जनरली ना, कि आपने इंजीनियरिंग करी, फिर हुँ, आपने एमबीए किया, जैसे कईयों का पाथ होता है। इस दौरान ही मेरा रुझान हमेशा से था स्टेज पे आने का, हुँ, मुद्दों पे बातचीत करने का, लिखने का, स्टोरी टेलिंग का। तो मैंने 2 किताबें लिखी इसके ऊपर। जो मेरी पहली पुस्तक थी जो 2014 में रिलीज़ हुई, हुँ, दैट वाज़ जैक एंड मास्टर। ओके। तो उसमें एक क्वेश्चन था, एक जो हमेशा क्वेश्चन रहता है कि आप जैक ऑफ ऑल बनना चाहते हो, कि कई सारी चीज़ें करना चाहते हो जीवन में? शायद मेरे अपने जीवन से ही प्रेरित था, बिकॉज़ मैं हुँ, कई सारी चीज़ें करना चाहता था। पब्लिक स्पीकिंग भी करना चाह रहा था, अपना इंजीनियरिंग के तहत भी कुछ करना चाह रहा था, मैनेजमेंट रिलेटेड भी कुछ करना चाह रहा था। तो क्या हम जैक ऑफ ऑल बनना चाहते हैं लाइफ में, हुँ, या फिर मास्टर ऑफ वन बनना चाहते हैं, कि एक ही चीज़ पे फोकस करके उसी में सारे निपुणता पाएँ? हुँ। तो ये 2 दोस्तों की कहानी थी जो कि बड़ी दिलचस्प गई, लोगों को बहुत पसंद आई और उसको वो एक नेशनल बेस्टसेलर बनी बाद में। तो ये तो मेरी पहली पुस्तक थी। हुँ, उसके बाद फिर एक पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट हुई मेरी। अलग-अलग कॉलेजों में जाना, स्कूल्स में जाना तब, एंड वहाँ से मुझे भी एक मौका मिला लोगों से जुड़ने का, हुँ, एंड साथ में एक हमेशा से जागरूकता थी। डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में अखबारों में लिखना, इधर-उधर बात करना, तो वो उसने तूल पकड़ी। एंड ओके। जो सेकंड बुक आई मेरी, दैट इज़ ध्रुव, हुँ, लव स्टोरी ऑफ एन अल्केमिस्ट। इट्स अ लव स्टोरी, बट साथ में बनारस में सेट है, और हमारे जो एक कल्चर है, हमारे देश का कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको एक तरह से एक श्रद्धांजलि भी है उसके अंदर। हुँ, तो वहां से एक रुझान आया मेरा कि हमारी जो एक सांस्कृतिक विरासत चलती आ रही है, उस पे बातचीत हो, फिर टेलीविजन का रास्ता खुला, एंड राइट। ऐसे चलते चलते एक कहते हैं ना जैसे कि यस, मेरा एक बिजनेस भी चल रहा है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बट साथ में पब्लिक स्पीकिंग, बुक्स और ये सारी चीजें भी
फिर स्टार्ट हो गई और इसी तरह से अलग चैनलों में, और आज आपके सामने बैठा हूँ मैं। बिल्कुल सर। आज मैं चाहूँगा कि आपसे बहुत सारी बातें करूँ, मेरे जी, पास जी। बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करता हूँ पॉलिटिक्स से सबसे पहले क्योंकि जी। राजनीति में राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। जी। राजनीति में इस समय हुँ। और आप लंबे समय से रिसर्च भी कर रहे हैं। जी, जी। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अभी के दौर की जो राजनीति है और पुराने दौर की राजनीति थी, हुँ। इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, इसमें पुराना को अगर हम एक मापदंड माने तो 2014 से पहले जनरली कहा जाता है ना, बिकॉज़ 14 के बाद राजनीति राइट, बदल गई, सोशल मीडिया भी आ गया। पूरी तरह से अगर मैं एक कहूँ, हुँ, तो विचार-विमर्श काफ़ी बदल गए हैं। राइट, अब इससे कई लोगों को बड़ी कठिनाई होने लग गई है। हुँ, बिकॉज़ चक्कर क्या होता है, आप सालों से एक सोच लेके चलते आ रहे हो। अब अचानक से आपको पता चला कि भई ये सोच तो बिल्कुल गलत थी, ये तो हमें तथ्य पता ही नहीं थे। अब चेंज करना ना बड़ा मुश्किल होता है करेक्ट, इंसान के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ प्लीज़, कि बचपन से कई लोग, और मुझे भी इतना नहीं पता था, ये सोचते आ रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये बहुत ही लिबरल और बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले और बहुत एक्सप्रेशन वाले व्यक्ति हैं। जब क्योंकि इतिहास और ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी। हुँ, आज जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि भई जवाहरलाल नेहरू ने मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया था, उनको हिटलर का चेला कहने पे। उन्होंने कितने अखबार बैन कर दिए, कितने एडिटरों को जेल में डाल दिया। हुँ, पहला अमेंडमेंट जो हमारे संविधान का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने वाला, हुँ, वो भी जवाहरलाल नेहरू लेके आए। ठीक, तो अब क्या है, आँखें खुली की खुली रह गई कई लोगों की। तो बड़े अनकंफर्टेबल हो गए लोग। हुँ, तो कुछ लोग बड़े अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। करेक्ट, तो अब उनको ये उनके अंदर बड़ा एक वो आया कि यार कैसे ये मान लें हम? क्योंकि सब अपने-अपने परिवारों में, अपने-अपने मोहल्लों में बड़ी-बड़ी बातें करते थे। पता है नेहरू जी ऐसे थे, पता है मुगल इतने महान होते थे। राइट, आपने फ़िल्में देखी होंगी पुरानी, उसमें हुँ, एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन राखी के साथ बैठे हैं। राखी कह रही है मुगलों का खाना देखो, मुगलों ने हमें कश्मीर दिया, अब बताओ? हुँ, भाई मुगल ने कश्मीर दिया या ऋषि कश्यप के नाम पर है कश्मीर? कैसी बात है ये? तो करेक्ट, तब का इतिहास गलत हमें काफ़ी पढ़ाया गया। कई गेट कीपर्स थे जो पूरा हुँ, चला रहे थे कि क्या न्यूज़ आएगी, नहीं आएगी। सोशल मीडिया से ये सब खुल गया। तो आज जो सच्चाई होती है, हुँ, वो एक करेक्शन चल रहा है अब। जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस थी, गलत बातें थी कि मुगल महान हैं, अकबर महान था, हुँ, जोधा अकबर देखी हम लोगों ने, मुगले आज़म देखी, तो उससे बड़ा विपरीत है जो सच्चाई है। तो ये कई लोगों को हज़म नहीं होती है। हुँ, तो राजनीति बहुत बदली है इस मामले में ओके, एंड रेजिस्टेंस आया है। हुँ, बट मेरा मानना है ये वेलकम चेंज है। बिकॉज़ हम कहाँ थे 2014 से पहले भई? हुँ, आपको याद होगा 26/11 के बाद एक हुँ, नैरेटिव गढ़ा गया था हिंदू आतंकवाद का, कि करेक्ट, हिंदू आतंकवादी होते हैं। ये से लेके आज जब हम लोग खुल के बात कर रहे हैं चीज़ों की, और क्या-क्या हम लोग तब बर्दाश्त कर रहे थे, हुँ। ये सोचने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो राजनीति में एक सकारात्मक चेंज आया। हाँ, कई लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल होगा, पर धीरे-धीरे सेटल डाउन होगी वो चीज़। करण जी जैसे आप अपने विचार रखते हैं और सारी बातें बोलते हैं, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब चेंज आता है, हुँ। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। जी, जी। प्रेज़ेंट में जिस तरह से चेंजेज़ आ रहे हैं, जी। उसको भी कहीं न कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत नज़र आती है, ठीक है? मैं सुधार पे बाद में आऊँगा, जी। लेकिन ये एक्सेप्टेंस प्रॉपर वे में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी क्योंकि आप अपने विचारों की वजह से बहुत सारे लोग आपको भी राइट विंगर बोलते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो राइट विंगर ही हूँ मैं। हाँ, ओके हाँ, हूँ, वो तो है ही भई, ठीक है, सोच मेरी उसी तरफ है। हाँ। ठीक है। सो राइट विंगर होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी को आए हुए लंबा समय हो चुका है, 11-12 साल हो रहे हैं अब। 11-12 साल हुए हैं, तीसरा उनका पैटर्न चल रहा है, तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बावजूद भी चेंजेज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन एक तबका है जिनके पेट में कभी न कभी दर्द हो ही जाता है। हुँ। व्हाय? क्यों बीजेपी उनको ये नहीं बता पा रही है, समझा पा रही है कि ये ही सही है, वो गलत था? ऐसा क्यों? नहीं, अब तो सही नज़र आ रहा है, पर अब विपक्ष से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? विपक्ष कायदे से तो मैं चाहूँगा कि सकारात्मक हो विपक्ष भी। हुँ, अच्छे मुद्दे उठाए जो अच्छे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। करेक्ट। पॉल्यूशन का मुद्दा है, हुँ, उसको ढंग से उठाना चाहिए भई। बहुत बढ़िया मुद्दा है पॉल्यूशन का, हम हुँ, सबको अफ़ेक्ट कर रहा है। करेक्ट। पर पॉल्यूशन का जब इंडिया गेट पे ये लोग धरना करते हैं, हुँ, तो उसमें नारा लगा देते हैं हिडिंबा अमर रहे। अब हिडिंबा कौन है? एक हुँ, नक्सलाइट है। करेक्ट। अब ऐसी अगर बातें करोगे, एक नक्सलाइट के साथ खड़े होगे, हुँ, माओवादियों के साथ खड़े होगे, जो लोग कहते हैं देश के टुकड़े-टुकड़े हों, हुँ, उनको आप कन्हैया जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लोगे, हुँ, तो आप क्या मुद्दा उठा रहे हो?
मैं तो कहता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है जो इतना खराब विपक्ष है। मैं तो इस सरकार की कड़ी आलोचना करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो देश की ओर है। हम्म। बेस्ट वो ये अगर सर्व कर रही है अच्छी बात है, अगर ये नहीं सर्व कर रही है हम इसको भी टफ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। बट विपक्ष पूछ ही नहीं पाती ये सवाल। विपक्ष इतना ज्यादा कभी देश को टुकड़े टुकड़े करने और कभी मैं कहूं तो मुस्लिम तुष्टीकरण में लग जाती है कि जो सही सवाल है वो पूछ ही नहीं पा रही है। हम्म। तो ये दुर्भाग्य है इसमें, और इनके पेट में तो दर्द होगी ना भाई, सत्ता से इतने समय से बाहर हैं ये। राइट। तो ये तो चाहेंगे कि हर चीज को धूमिल करें, खराब बताएं, बट इस कदर नकारात्मक होंगे ये मैंने भी नहीं सोचा था। बट हाँ, है नकारात्मक। ये दुख की बात है कि ये है नकारात्मक। इसमें चेंज आना चाहिए, बिल्कुल चेंज आना चाहिए अगर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक तथ्य आपके साथ साझा करूं। 2011 के बाद से हम्म। किसी भी राज्य में कांग्रेस दोबारा चुनकर नहीं आई। यानी कि अगर गलती से चुन भी ली गई, हम्म। जैसे राजस्थान में चुनी गई 2018 में, छत्तीसगढ़ में चुनी गई, गलती से अगर चुन भी ली गई तो लोग भाई हाथ जोड़ते हैं कब ये 5 साल खत्म हो और हम इनको निकाल के बाहर करें। बहुत सारे में कई राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश भी है। हाँ 2018 में कमलनाथ जी उसमें हाँ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो कुछ समय की नहीं, सरकार चली गई। अब अभी ये इनकी सरकार है 3 राज्यों में, कर्नाटका, हिमाचल एंड तेलंगाना में। करेक्ट। कर्नाटका में इतना बुरा हाल है आज, हम्म। इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ठीक, इतना ज्यादा हालत खराब है कि अर्नेस्ट एंड यंग और इन सब से कहा जा रहा है कि कुछ एसेट्स बेचो ताकि हम अपना डेट पूरा कर सकें। हिमाचल में यह हालत है कि ये सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इनको सैलरीज डिले करनी पड़ गई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, हम्म। डेट बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी आप एक राज्य में भी ढंग से गवर्नेंस करके दोबारा अपने बल पे जीत कर नहीं आ पा रहे हो। 2011 से नहीं आ पाए। राइट। अच्छा, बीजेपी का उधर देखो आप, 2014 से हरियाणा में लगातार जीत रही है, 2012 से गोवा में लगातार जीत रही है, 2001 से या कब से गुजरात में लगातार जीत रही है, और बिहार अभी फिर जीत गई। ठीक, 20 साल से एक तरह से नीतीश जी के साथ ही सरकार है। राइट। ये दोबारा चुनकर आ रहे हैं, आप कभी दोबारा नहीं चुन के आते हो। तो आपके गवर्नेंस में भी तो गलती है ना कहीं आप उसी का एक एग्जाम्पल सेट कर दो भाई, एक राज्य अच्छा गवर्न करके दिखाओ, उसमें वापस इलेक्ट होके आओ, फिर देश भर में जाओ कि भाई देखो हमने इस राज्य में कितना अच्छा काम किया, हम यही बाकी राज्यों में करेंगे। तो बात में दम भी आए, एक विश्वसनीयता भी आए। आपकी क्या विश्वसनीयता रह गई है? कभी कन्हैया के साथ खड़े हो जाते हो, हाँ, कभी हिडिम्बा अमर रहे करने लग जाते हो। तो कभी वो रेवंत रेड्डी कहता है कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। ये कैसी भाषा है भाई? किस तरह की भाषा है ये? तो इन्होंने बड़ा खराब कर दिया है। मुझे दुख है, मेरे हिसाब से मोनोपोली कभी भी अच्छी नहीं होती, ना व्यवसाय के लिए ना पॉलिटिक्स के लिए। दुर्भाग्य ये एक मोनोपोली बनती जा रही है। भाई अगर मोनोपोली है तो फिर कस्टमर को सर्व करने की किसी को भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, हम तो जीत ही रहे वैसे ही। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये, मैं एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहता हूँ। पर ये विपक्ष इतनी ज्यादा निकम्मी हुई हुई है, और राहुल गांधी के ही पीछे चल रही है, जो कि 95 चुनाव हार चुके हैं, सेंचुरी मारने के करीब है। आपकी क्या विवशता है? आप क्यों नहीं सचिन पायलट जैसे किसी को आगे बढ़ाते भाई? सचिन पायलट को कई लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, राइट विंगर्स भी पसंद करते हैं। क्यों नहीं एक अच्छा विकल्प बनाते आप? सवाल है ये। जैसे आपने बात कही मुसलमानों को लेकर, जी माइनॉरिटीज को लेकर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी एक बार उनका बयान आया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमानों के बिना, हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे थे, मुसलमानों को अलग कर दे। कांग्रेस भी मुसलमानों की बात कर रही है, आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, उनकी जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जब देखिए, दोनों लोग बात कर रहे हैं मुसलमान? नहीं नहीं, प्रॉब्लम इसमें यह है कि कांग्रेस ने हमेशा से हाँ। मुस्लिम तुष्टीकरण किया। ये जो तुष्टीकरण का जो इतिहास है ना, अभी वंदे मातरम को लेके कंट्रोवर्सी सुन रही है, चल रही है, आपने हाँ, देखा होगा। राइट। अब आप सोचिए कब से चल रही है। मतलब वंदे मातरम है 150 साल पुराना, और कांग्रेस का तुष्टीकरण भी है 140 साल पुराना। 1885 में बनी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने उस जमाने में, नेहरू की चिट्ठी जो सामने आई है 20 अक्टूबर 1937 की, उसमें वो लिख रहे हैं ये गाने से मुस्लिम समुदाय इरिटेट हो जाएगा। अब भाई आपने जब इनको सर पे चढ़ा लिया कि ये इरिटेट हो जाएंगे, आप सोचो आज की डेट में हिंदू टेम्पल्स जो हैं, राइट। वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, पहले दिन से गवर्नमेंट कंट्रोल में है। मुस्लिम मॉस्क्स नहीं है गवर्नमेंट कंट्रोल में, उसके पैसे उन्हीं को जाते हैं, वही संभालते हैं अपना। हिंदू टेम्पल से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए, जिससे सरकार अलग अलग जगह पे, जहां तक कि मदरसों के मौलवियों की सैलरी तक देती है। क्या अन्याय है ये? ठीक, मुस्लिम लॉज जो हैं, जो पर्सनल लॉज हैं, वो कोडिफाई नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड है। मतलब कि मुस्लिम के जो शरिया के प्रोविजंस हैं, जैसे कि 4 शादी था, 3 तलाक था, 3 तलाक तो अब हट गया, ये सारे उनको प्रोविजंस अलाउड हैं
क्यों अलाउड है भाई उनको? उनके लिए क्यों स्पेशल सेट ऑफ पर्सनल लॉज होगा? क्यों आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के उसको सर पे चढ़ा लिया? हम्म। जो कि लिखित में ये देते हैं कि 2 महिलाओं की जो विटनेस होगा वो 1 आदमी के बराबर होगा, क्योंकि महिलाओं का आधा दिमाग होता है आदमी से। ओके। ये सोच को लेके चल रहे हैं। इनहेरिटेंस में आधा हक होगा महिला का। हम्म। इनको आपने सर पे चढ़ा लिया। निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, महरम, ये सब कैसे आपने कर दिया? इफ्तार पार्टीज देते थे आप। हम्म। मतलब इफ्तार पार्टी कितनी हास्यजनक बात है। भाई ना रखने देने वाला रोजा रखे हुए है, ना आने वाले रोजा रखे हुए हैं। हिंदू जो है वो जाली टोपी पहन पहन के इनको इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। ये कैसे टाइप का तुष्टीकरण था? मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट आती है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। सोचिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये बोलना। इलीगल इमिग्रेशन जो हुई हुई है, जो हम्म। बांग्लादेशी और घुसपैठिए यहाँ आए हुए हैं, करोड़ों में है वो। हम्म। उनके राशन देना, उनका वोटर कार्ड बना के उनको एक वोट बैंक की तरह पालना, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है चीज। एक तरफ आपको आतंक का कोई मजहब नहीं होता, दूसरी तरफ हिंदू टेरर बना दिया आपने। सुशील शिंदे ने हम्म। कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। ये तो अगर तुकाराम ओम्बले जी ना होते 26/11 के दिन, इनकी पूरी साजिश थी कसाब को भी एक हिंदू दिखाने की। कलावा बंद कर आया हुआ था, समीर नाम के साथ था वो। राइट। तो ये जब चल रहा था इस देश में, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है आप सोचो। कर्नाटका में इनकी सरकार आई ऋषभ, ठीक, कर्नाटका में आते ही इन्होंने पहले क्या किया? हिजाब बैन जो आया था स्कूलों में, हम्म। उस ऑर्डर को वापस लिया, कहा हिजाब टोटली अलाउड है स्कूलों में। राइट। आंगनवाड़ी में वहां पे जब टीचरों को हायर करना था, उर्दू को मैंडेटरी बना दिया। हम्म। अरे कन्नड़ा को मैंडेटरी बनाते कर्नाटका में, उर्दू को क्यों मैंडेटरी बना के हायरिंग करनी थी आपको? तुष्टीकरण, सिर्फ इनको सर पे चढ़ाना हर समय, ठीक है ना? वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये जो पूरी चीजें सेंगोल के खिलाफ हैं, हम्म। ये तुष्टीकरण करते हैं पूरी तरह से। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू हाँ। की बात करें, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 1995 की, जो हम्म। साफ कहता है कि हिंदुत्व मीन्स इंडियन कल्चर, नॉट जस्ट हिंदू रिलीजन। ये जो हिंदू वर्ड है ना, ये एक सांस्कृतिक शब्द है। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, आप सिविलाइजेशनली एक हिंदू हो। राइट। जो लोग कहते हैं ना सेक्युलर सेक्युलर, हम्म। उनको मतलब ही नहीं पता सेक्युलर क्या होता है। आपको जान के हैरत होगी, सेक्युलर शब्द का जो एक प्रपोजल आया था, सेक्युलर शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है इंदिरा गांधी द्वारा 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, जब इमरजेंसी लगी थी। उससे पहले सेक्युलर शब्द नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। किन दो लोगों ने अपोज किया था इस सेक्युलर वर्ड का? एक थे अंबेडकर और एक थे नेहरू। उन्होंने कहा हमारा सेक्युलर बाहर के जैसा सेक्युलर नहीं है। बाहर के सेक्युलर में क्या है, स्टेट का रिलीजन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, हम्म। चर्च और स्टेट में बिल्कुल सेपरेशन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, जरा आप सोचने वाली बात है, किसी ने सोचते नहीं लोग ऐसे। हमारे देश का नारा क्या है? सत्यमेव जयते। करेक्ट। कहाँ से आया वो? हमारे उपनिषद से आया है। हम्म। हमारे उपनिषद से आया हुआ सत्यमेव जयते बड़ा बड़ा लिखा है। आप पार्लियामेंट में घुसो, जो स्पीकर साहब की कुर्सी है उसके पीछे लिखा होता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। अगेन श्लोक जो हमारे स्क्रिप्चर से है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का नारा है यतो धर्म ततो जय। सुप्रीम कोर्ट को तो सब मानते हैं ना भाई, हिंदू राइट। मुस्लिम सब मानते हैं, है करेक्ट। ना? तो इसका क्या है? यतो धर्म ततो जय। ये गंधारी ने कहा था दुर्योधन से कि जहां धर्म हो वहीं विजयी हो। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया था कि तुम जीतो। हम्म। राइट। तो हमारे जो हिंदू एथॉस हैं वो तो हर जगह है। भगवान राम का चित्र बना हुआ है फंडामेंटल राइट्स पे, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे यहाँ आप भाई धर्म को नहीं निकाल सकते, हम सेक्युलर है ही नहीं उस तरह से। और ये हिंदू संस्कृति है। आप नमाजी भी हो सकते हो तो भी आप संस्कृति वाइज हिंदू हो सकते हो। इसमें हम्म। कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये मैन्युफैक्चर्ड कॉन्ट्रडिक्शन है ताकि बटे रहें लोग। और अगर किसी की सोच ये है कि भाई मेरा तो सऊदी अरेबिया से लेना देना है, मैं बाबर की औलाद हूं, हम्म। मैं हुमायूं की हूं, तो भाई वो फिर उनके लिए पाकिस्तान बना था। फिर पाकिस्तान इसी पे तो बना था ना कि वी कैनॉट लिव विद हिंदूज, हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ और से अपने को। इफ यू आइडेंटिफाई विद हिंदूज एंड देयर कल्चर देन ओनली दिस नेशन इज फॉर यू, अदरवाइज पाकिस्तान बना था आपके लिए। अब फिर आपकी नॉनसेंस नहीं टॉलरेट होगी ना। हम्म। इस पे काफी ब्लडशेड हो गया, 2 देश बन गए, अब आप यहाँ हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 वक्त के नमाजी हो, कुछ भी हो, पर आपका कल्चर और हमारा कल्चर सिविलाइजेशनल हेरिटेज एक है। यही एक यूनिफाइंग फैक्टर इस देश में। करेक्ट। ठीक है ना? सो मैं मेरे जहन में एक सवाल आता है ये बात सुन के, कि मैं जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक, कि करण वर्मा जी की नजर में हम्म, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हम्म। मेरी वही है जो सुप्रीम कोर्ट की रही, हिंदुत्व मीन्स इंडियन कल्चर एंड नॉट जस्ट हिंदू रिलीजन।
तो इट इज आवर कल्चर विच इज ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म, हमारा जो है उसी के अंश आए हैं। ये देश सेक्युलर, जो ये लोग बोलते हैं सेक्युलर, वैसे तो वो सेक्युलर है नहीं, पर जो भी अगर ये सेक्युलर बोलते हैं वो तभी तक है जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। Okay. ये सेक्युलर का भाव ही हमारे यहाँ से आया है और किसी से नहीं आया। बाकी जगह कल्चर है बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स का, जिसमें कहा जाता है नॉन बिलीवर्स को जहन्नम में जाएगा वो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारे यहाँ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सबका भला हो सबका सुख हो। राइट। तो ये हमारे यहाँ से ही आया है। हमारी टीचिंग है एकम सत विप्रा बहुधा वदान्ति, मतलब सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। तो डाइवर्सिटी तो हम ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये हिंदू कल्चर है जिससे ये डाइवर्सिटी आई है। नहीं तो एक कल्चर में कोई काफिर है, एक कल्चर में कोई डिसबिलीवर है जिसके लिए हेल फायर वेट कर रही है। तो अगर कोई ये कहता है ना ये हम देश सेक्युलर, अरे भाई सेक्युलर इसलिए हो क्योंकि हिंदू हो तुम एक्चुअली। हिंदू और ये प्लूरलिज्म ये पर्यायवाची है, ठीक है ना। आपको पेट में क्यों दर्द होता है अगर मैं कह रहा हूं इसका क्रेडिट हिंदू को जाता है? अगर सब एक्सेप्टिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हिंदू स्कूल ऑफ थॉट, नॉट द इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट। इसका क्रेडिट गोज टू द हिंदू स्कूल ऑफ थॉट वेयर हिंदूज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड एवरीबॉडी नॉन बिलीवर्स कैन को एग्जिस्ट। तो ये एक सत्य है ना, बात सत्य को ना वो नहीं करना चाहिए, और इसी बात को मैं हिंदुत्व कहता हूँ। ओके। सो आरएसएस प्रमुख का जैसे मैंने बयान का जिक्र जी। किया और तमाम बीजेपी के नेता हैं वो इस बात को मानते हैं कि भाई जो आबा कह रहे हैं वही बात वो भी कहते हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा से आरोप रहता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को लेके चल रही है और उसी के दम पर राजनीति कर रही है। 2024 का चुनाव हो और वो हमने देखा भी कि राम मंदिर के आधार पे और तमाम ऐसी चीजें, धार्मिक चीजें हुई जिसके आधार पे वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की कि वो कोई भी पार्टी होती है, वो अपने राजनीतिक कोई भी काम करती है, वो अपना राजनीतिक लाभ उसका लेती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन बीजेपी पर बड़ा आरोप लगता है कि हिंदुओं को लेकर वो ज्यादा जो है नैरेटिव बनाती है और अपना सेट करके वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करती है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं देखिए भाई, बाकी पार्टियों ने इतना जलील किया हिंदूस को, मैं अगर कहूँ सही शब्द, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, जिसने ये कहा कार सेवकों पे गोली चला दी, राम भक्तों पे गोली चला दी, और ये कहा 2017 में भी कि 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने होते तो मैं हिचकता ना। मुलायम सिंह यादव की एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं मैं शब्दशः। राइट। लालू प्रसाद यादव, उसने कहा मुस्लिम रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब देश के टुकड़े हो गए उसके बाद ये फिर मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव। या फिर कांग्रेस हो, जिसने अभी कहा रेवंत रेड्डी ने कि हम तो मुस्लिम्स की पार्टी है। और डीएमके जैसे लोग, जो डीएमके हैं, वो साफ कह रहे हैं सनातन समाप्ति, सनातन इज लाइक लेप्रेसी, मलेरिया, डेंगी, इट शुड बी इरेडिकेटेड। तो आपको इतनी घृणा हो, इतनी नफरत हो, वो जायज है। उसके बाद अगर कोई उनके साथ खड़ा हो, और जबकि जबकि मेरा मानना है बीजेपी भी पूरी तरह साथ नहीं खड़ी है, बीजेपी को भी बहुत करने की जरूरत है। टेम्पल्स कंट्रोल आज भी सरकार के पास है, बीजेपी ने नहीं रिलीज किए टेम्पल्स, मेरी शिकायत है उनसे। ये ज्ञान वापी और काशी पे और तेजी से काम उठाने की जरूरत है, आज कोर्ट में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हट जाना चाहिए कायदे से। बहुत सारी चीजें मेरे को शिकायत है बीजेपी से। अभी तो पूरी तरह साथ भी नहीं दिया तो लोगों के पेट में दर्द हो गई। तो तुष्टीकरण इस कदर हमारी मानसिकता में आई हुई है ना, कि देश के बंटवारा होने के बाद यहाँ पर जब जो मुस्लिम रह गए उनको सर पे चढ़ा के एक वोट बैंक की तरह तराशा अलग अलग पार्टियों ने। उन्होंने सोचा भाई हिंदुओं को तो जात पे बांट देंगे, इनको यूनाइट कर लेंगे, दो जात वहां उठाओ, इधर एक ये वोट बैंक उठाओ, हम पावर में आते रहेंगे, और आते भी रहे ऐसे। लालू मुलायम ये सब सालों साल तक इस तरह से राज करते रहे, कांग्रेस भी राज करती रही इस तरह से। अब हिंदू में एक एकता आ गई, तो जहां ये जो एकता आई, इनकी ये वोट बैंक की राजनीति गिर गई। जात से भी ऊपर उठ के इन्होंने वोट किया। तो जहां जात से ऊपर वोट किया, आप देखो राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट, तुम्हारी जात क्या है, इसकी जात क्या है, मिस इंडिया में कितनी जाति वाले हैं, जाति जाति जाति। वही इंदिरा गांधी जो कहती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, जिसने मंडल कमीशन का अपोज किया, ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनका आज जो सुपुत्र है वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है जाति बांटने पे कि कितनी जाति के लोग यहाँ हैं, मिस इंडिया में कितने जाति के लोग होते हैं। तो ये जाति जाति क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे हिंदू एकता देखी नहीं जा रही है। देखिए हिंदू एकता अगर हो गई ना, तो किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। हिंदू इज द मोस्ट फ्री स्कूल ऑफ थॉट। जैसे आपको बाकी सब में एक फादरी दिखेगा, कहीं पर एक मौलाना दिखेगा जो कि जिसके पास बहुत कंट्रोल होगा। यहाँ पे यू कैन बी अ हिंदू, अगर आप मानो या ना मानो। आप वेद मानो तो भी हिंदू हो, नहीं मानो तो भी हिंदू हो। आप चारवाक की फिलॉसफी को मानो जिसमें मस्ती करनी है, ऐश करनी है, तो भी हिंदू हो। आप कुछ भी ना मानो, आप मूर्ति विग्रह पूजा करो तो भी आप हिंदू हो, नहीं करो तो। इतनी आजादी कहाँ मिलेगी भाई आपको?
इट एक्सेप्ट्स एवरीवन, इवन होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्ट करता है, वो ओनली धर्म है जो एक्सेप्ट करता है। तो इतना ऑल एम्ब्रेसिंग अगर हो जाएगा तो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कोई एक किताब सुप्रीम नहीं, कोई एक प्रीस्ट सुप्रीम नहीं। तो ये जो कंट्रोल था, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एक कंट्रोल रखना चाहता था समाज पे, वो कंट्रोल ध्वस्त हो जाएगा। इससे दिक्कत है सबको। दैट इज वाई सनातन इज ऑलवेज हेटेड। दैट इज वाई इसके खिलाफ लॉबीज चलती हैं, मीडिया चलता है, बहुत कुछ चलता है। अब लोग ये समझने लग गए हैं विद सोशल मीडिया एंड विद बीजेपी कमिंग टू पावर। बीजेपी ने बहुत नहीं किया अभी सनातन के लिए, मैं आपसे प्रिय कहूंगा, पर दूसरी साइड से तो बेहतर है ना। दूसरी साइड तो सनातन को समाप्ति करना चाहती है। ये बात ये लोगों को चीज है। समझनी चाहिए। ये समझ रहे हैं लोग, तभी वोट भी कर रहे हैं, तभी ये बार बार जीत कर आ रहे हैं। अब तो लाइन से जीत रहे हैं चुनाव इधर। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 में हम्म। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था हाँ, हाँ, बीजेपी की तरफ से, हाँ, लेकिन 240 पे सिमटे। हम्म, गठबंधन में सरकार बनाई जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश नीतीश। कुमार जी के साथ मिलके, और भी जो सहयोगी पार्टियां थी उनके साथ मिलके सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। लेकिन जब इतना सब कुछ समझ में आ रहा है, देश के लोगों को समझाया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है, बताया जा रहा है कि पहले क्या बताया गया और अब क्या है, बावजूद उसके 10 जो है आप थर्ड टर्म में हम्म, आप पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाते, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कारण एक था? धक्का लगा, बहुत जोर का धक्का लगा। एक तो पहली बात तो 400 ना, 400 पार हम्म। आज तक का वर्स्ट नारा है मेरे हिसाब से। इससे खराब नारा नहीं हो सकता। ओके। इससे हुआ क्या, मैं कई लोगों को जानता हूँ, उन्होंने कहा क्या वोट करके करेंगे यार, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। हम्म। जीत तो रहे हैं ये लोग, हम्म। 400 पार तो आने ही है। काम करता हूँ, मैं अपने लोकल एमपी से बहुत नाराज हूँ। इसको हारने तो 400 की जगह 399 आ जाएंगे, 300 तो आ ही जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपने एक इतना गंदा मैसेज दे दिया कंप्लेसेंसी का कि बिल्कुल सब आराम में चले गए। कई लोग छुट्टी मनाने शिमला गए हैं, हम्म। कहीं अपने लोकल एमपी से नाराज हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी ने तो जीतना ही है यार, 400 पार है। तो ये सबसे पहले तो इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इससे खराब नारा कोई देखा नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, गलत मैसेज टू द वोटर्स, और सब कुछ चला गया। हम्म। दूसरी साइड ने बड़े स्मार्टली इसको घुमा दिया और जाति पे बना दिया पूरा चुनाव कि अरे अगर 400 पार आ गए, इस संविधान बदल देंगे। राइट। फिर तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। संविधान की कॉपियां देखी थी हाँ, विपक्ष के हाथ में, हाँ, संसद सो से लेके सड़कों तक देखी गई थी। तो फिर तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, हम्म। क्या होगा। तो ये जाति वाला जो एक पॉइजन है ना, हम्म। इसको लगा के थोड़ा सा इनका ये चल गया। ये चल गया तो ये बौखला गए। वही बात होती है ना, हजम नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने बौखलाहट स्टार्ट कर दी। मिस इंडिया में कितने दलित हैं, इसमें कितने ओबीसी हैं, क्रिकेट टीम में कौन सी जात के लोग हैं, इसरो में स्पेस में क्यों नहीं दलित को भेजते हो। हम्म। अरे भैया, मेरिट कुछ बचा है या कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसी के आधार पर टीम बनेगी कल को कि क्रिकेट टीम में भी कितने शर्मा हैं, कितने ये हैं। ऐसे थोड़ी होता है काम। नहीं। तो ये लोगों को फिर इस पे वो आ गई कि यार ये तो पागलपन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत बात सुन ली। और एक मार्केटिंग में एक चीज होती है ना, बायर्स रिग्रेट, मतलब हम्म। खरीदते ही दुख हो जाए, वो आ गया लोगों में। और एक गिल्ट वोट उसके बाद से जो बीजेपी ऑन अ रोल है, मतलब हरियाणा जीती, दिल्ली जीती, राइट। बिहार जीती, महाराज ऐसे ऐसे जीती है कि सोचा नहीं जा सकता। करेक्ट। तो एक वेकअप कॉल थी बीजेपी के लिए भी, इन्होंने इसको लिया। और दूसरी साइड बौखलाई गई, मतलब अभी पावर में आई नहीं थी कि बौखला गई कि अब हम्म। तो हमारा समय शुरू हो गया और ये हो गया। और हिंदू भी जाग गया। जो दो नारे उसके बाद निकले, हम्म। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, हम्म। इन्होंने बहुत अच्छे से ये जो जातियों में बट रहे थे, हम्म। उस चीज को हटा करके चेतना नई फिर से आई। एंड आई थिंक उससे रिकवर कर गए ये लोग अब। ओके। हम्म, सो आगे चल के हम्म, रिकवर कर रहे हैं, और जैसे आप बता रहे हैं जी, वो दिख भी रहा है, क्योंकि उसके बाद जितने भी तमाम चुनाव थे उसमें बीजेपी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जी, रही है। जी, लेकिन 2024 की अगर लोकसभा की ही बात की जाए तो एक सीट का जिक्र बहुत बड़ा हुआ था कि राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जहां पे राम मंदिर बना वहीं की सीट हार गई, फैजाबाद की बात। फैजाबाद की सीट हार गए। राइट। शर्मनाक है मेरे हिसाब से, बहुत शर्मनाक है। मैं जनता को ही ब्लेम करूंगा वहां की इस चीज के लिए। बिकॉज मतलब एक तरफ वो है जो जीते, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी और कहा था 16 छोड़ो 30 मरवा देता मैं, हम्म। उसकी पार्टी को आपने जिता दिया। और जिन्होंने संघर्ष किया राम मंदिर बनाने के लिए, हम्म। उनको आपने हरा दिया। तो भाई अब ये तो जनता के ऊपर ही है सोचने के लिए। मुझे लगता है जनता को बहुत गिल्ट है। बीजेपी की गलती है, कैंडिडेट जो वहां से खड़ा किया था हम्म। वो बहुत ही अनपॉपुलर कैंडिडेट था, वो एक डिजास्टर स्टेप था। और बाकी इन्होंने जो एक कैंडिडेट खड़ा किया, उस पे इन्होंने दलित कार्ड बहुत खेलने की कोशिश करी थी, जाति का खेम खेला था, तो वो वहां पे जीत गए। एंड दुख की बात है मेरे हिसाब से, ये अपसेट है, बहुत खराब अपसेट है। तो उससे
एक बात पता लगती है कि हम्म, हमारे देश में जो कहा जाता है ना, किले के दरवाजे अंदर ही से खुलते हैं। ये वो वाली चीज है, जब भी आक्रांता आए बाहर से, हम्म, किले के दरवाजे अंदर ही से किसी ने खोला। तो हमारे लोगों में ये एक दिक्कत है, शत्रुबोध नहीं है, उनके नहीं समझ आता, जिसने हमारे को संस्कृति को कुचला अपने पैरों तले, हम्म, आपने फिर जा करके अपना कुछ निजी सोचा, या कुछ लोगों को सुना बड़ी दिक्कतें आई थी वहां, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हुई, राइट, रिहैबिलिटेशन राइट, हुई, राइट, राइट। खुदा हुआ था कुछ उसको इलाका, लेके विपक्ष ने बहुत बहुत हंगामा बड़ा है। भी किया। तो इन सब हम्म, पे आपने 1 मिनट में अपनी थोड़ी सी दिक्कत पे वोट कर दिया दूसरे को, जिसने आपको कहीं नहीं दिया। और आज अयोध्या इतनी प्रॉस्परस हो गई है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बूम, करेक्ट। 1.5 से 2 लाख लोग डेली जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। हम्म, पर आपने वो छोटी सोच, क्योंकि उस समय सेटल हो रही थी ये चीजें, आपने वोट कर दिया दूसरी पार्टी को जिसने आप पे गोलियां तक चलाई थी। ये दिखाता है हमारी सोच क्या है। हमारे देश में भी कई लोगों को अभी झांकने की जरूरत है। एक वजह है जो हमारे देश पर बाहर से लोग आ गए और हुकूमत कर ले गए, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो आक्रांता हो। कहीं ना कहीं तो हमारे में भी कमियां है ना भाई, हमारी भी सोच दूरदर्शी तो नहीं है। राइट। तो हमें भी सीखने की जरूरत है। नेता नहीं कहेंगे ये बात, पर मैं तो कह रहा हूँ हम्म, हमारे लोगों में काफी चीजों की कमी है। सिविक सेंस हो गई, पंक्चुअलिटी हो गई, बहुत चीजें हैं। मैं जब विदेश भी जाता हूँ, मैं हम्म, देखता हूँ हम लोगों में कमियां हैं भाई, उनको सुधारना चाहिए। किस कमाल की विरासत है हमारे पास सिविलाइजेशनली, पर आज हम लोग उस तरह से सिविलाइज नहीं हो रहे जितना होना चाहिए। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, जो भी धांधलियां हो रही हैं अलग अलग जगह देख के दुख होता है ये देख करके। बाहर आपको कई जगहों पे बहुत ऑनेस्टी दिखेगी। मैं तो यूरोपियन कंट्रीज होता रहता हूँ, खुद से लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, खुद से लोग बेसिक मैनर्स फॉलो करेंगे। लिफ्ट से जब कोई आ रहा है, बाहर निकल रहा है, हमारे यहाँ तो लोग घुस जाएंगे अंदर, उसको निकलने भी नहीं देंगे, किसी तरह अंदर घुसो सही, पहले आने देंगे। ये खुद से सेल्फ सिविलाइज्ड बहुत है। और दुख ये है कि हम सबसे पहले, वी आर द मदर ऑफ सिविलाइजेशन, और हम ये सब बातें भूल गए। हम्म, एक होड़ में लग गए हैं, हमारे को सीट मिले, भाड़ में जाए दूसरा। हम टॉयलेट यूज करें, भले ही उसको अच्छा छोड़ के आए या ना आए। ना है। तो राइट। ये हमारे में कमियां हैं। हम अपना लाभ देखें, भाड़ में गया देश और भाड़ में गया समाज। वही हुआ अयोध्या में। तो अगर हम खुद को नहीं सुधारेंगे, नेताओं को गाली देंगे, नेता हम ही में से तो निकले हैं भाई। करेक्ट। तो जितने लोग नेताओं को गाली दे रहे हैं, अगर उनको पावर मिल जाए, वो उन नेता से भी बदतर बिहेव करें वहां पर। मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ ये बात, आपने देखा होगा, आसपास के लोग सोसाइटी में एक हल्का सा आरडब्ल्यू में पहुंच जाते हैं, उनके तेवर ही बदल जाते हैं। राइट। तो हमारे लोगों में ये कमियां हैं कुछ कुछ, ये हमें भी सुधार की जरूरत है भाई। ओके। 2024 की एक और बात मैं करूंगा। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले सारे विपक्ष एक मंच पे नजर आए थे। हम्म, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, 50 के तकरीबन चेहरे थे, हम्म, सारे एक तरफ नजर आए। बावजूद उसके वो नहीं जीते। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं हम्म, फायदेमंद रहा। हम्म। सवाल ये है कि इतना सब कुछ किया, इतने सारे आरोप लगाए, तमाम आरोप हमें देखने को मिले, सुनने को मिले। क्या वजह है कि बीजेपी टिकी रही और विपक्ष इतना बड़ा कॉर्पस बनाने के बावजूद भी नहीं टिक पाया? विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। मतलब हम सब साथ आ रहे हैं ताकि हम मोदी को हरा सके, हम्म, ताकि हम सत्ता पा सकें। हम्म, लोगों के लिए क्या कर सकें, इस पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। लोग देखते हैं ये बात भाई, आप बार बार यही बात कर रहे हो, मोदी को हराना है, हम्म, हमें सत्ता पानी है। आप करोगे क्या करके? आप विजन ही नहीं दे रहे हो, आपका कोई प्लान ही नहीं है सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण के और हिंदुओं को गाली देने के और जातिवादी की बात करने के। हम्म, आपने क्या कोई प्लान करके दिखाया? कोई एक राज्य जहां आपने अच्छा काम करके दिखाया हो जिसका आप उदाहरण दे सको? तो ना आपके पास कोई नीति और नियत है, हम्म, ना कोई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। तो पीपल कैन नॉट ट्रस्ट यू। और काउंटर पोलराइजेशन भी होता है फिर। हम्म, अगर आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हो, तो हिंदू भी उससे डर करके काउंटर पोलराइज होता है। ये जातियों के लिए भी होता है। जैसे अगर आप हरियाणा में, इन्होंने जाट और इनके बारे में बहुत बात करी, हम्म, तो नॉन जाट भी वो हो गया कि यार जाट हेजीमनी हो जाएगी कल को, तो नॉन जाट जाग गया। कई मुस्लिम इलाकों में भी, जहां 30-40% मुस्लिम होते हैं, हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि वहां जो 60% हिंदू होते हैं वो जागरूक हो जाते हैं कि यार ये वोट तो जा रहा है, हम जागरूक हो जाए। हम्म, चांदनी चौक और कई इलाकों में हमने ये बात देखी अक्सर। तो इसलिए इसका ध्यान नहीं रखा। एंड ऑफ द डे पे आज के युग में आपको एक ऑल्टरनेट रोड मैप देना होगा। आज आप पूछो व्हाट डज राहुल गांधी स्टैंड फॉर, मैं आपसे अगर पूछूं हम्म, एकदम से, आप बता पाओगे व्हाट डज राहुल गांधी स्टैंड फॉर? यू वोंट बी एबल टू आंसर इन 2 लाइन्स। व्हाट डज मोदी स्टैंड फॉर? यू कैन आंसर। नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स,
टॉयलेट, गैस कनेक्शन, ये सब देना, यू हैव एन आइडिया, ठीक है ना। राहुल गांधी समझ ही नहीं आता व्हाट डज ही स्टैंड फॉर। लेकिन वो तो ये कहते हैं हम तो सत्ता में ही नहीं आ रहे, हम सत्ता में आएंगे तभी तो दिखा पाएंगे। नहीं तो कुछ रोड मैप दोगे तभी तो आपको वोट देंगे ना। अब जब वोट मांगने जाते हो जनता में, कोई रोड मैप लेके जाते हो ना। करेक्ट। आप कोई ऑर्डर भी लेने जाते हो बिजनेस का, कोई प्रपोजल लेके जाते हो ना, व्हाट इज योर प्रपोजल। आपका प्रपोजल केवल जाति वाला था कि हम प्राइवेट में भी रिजर्वेशन ले आएंगे, हम 50% की सीलिंग रिजर्वेशन से उठा देंगे, सिर्फ हिंदू को बांटने वाली चीजें कर रहे थे आप। अलायंस किसके साथ था, जो बोल रहे थे हम सनातन समाप्ति, डीएमके। डीएमके। तो आप क्या हो, टीएमसी। हम्म। आज गवर्नेंस की क्या हालत है वेस्ट बंगाल में। टीएमसी कहती है ये जो मुस्लिम होते हैं ये दूध देती हुई गाय है, कभी कभार अगर लात भी मारे तो ठीक है, ऐसा क्या है। ये लैंग्वेज है ममता बनर्जी की। हम्म। दुर्गा पूजा में जब आइडल इमर्शन होना था, उसको रुकवा दिया मुहर्रम की प्रोसीडिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि 30% वोट बैंक है टू बिगिन विद वहां पर मुस्लिम्स का। तो आप इस कदर मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हो। तो पहले क्या होता था, ये 30 25 30% को करो और बाकी तो सो रहे हैं, उनमें से कुछ मिल जाएगा, बना लेंगे। अब वो 70 जागरूक हो जाता है जब देखता है आप इस 30 को कर रहे हो। वो कहता है जाति वाती छोड़ो। जब पहलगाम में मारे गए थे, किसी की जात देखी गई थी क्या? नहीं। बस ये देखा गया था आप हिंदू हो और कलमा पढ़ सकते हो, मार दिया गया था। देखा गया था आप जाट हो कि गुजर हो कि राजपूत हो कि दलित हो क्या हो? नहीं देखा गया था ना। नहीं। ये चीजों से लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे भाई, एक है हम लोग। तो आपस में जातवाद की बात तो बाद में होगी, पहले तो हमारे को मारने का इरादा है। सनातन समाप्ति की बातें करी है लोगों ने। तो इसलिए ये बात लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी का। जी। ममता बनर्जी के एक विधायक हैं हुमायूं जी, जिन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया था कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे, क्योंकि 6 दिसंबर ही वो तारीख थी जी। और उसी की बरसी पर वो करने वाले थे। बीजेपी बिहार इलेक्शन जीतने के बाद पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पे फोकस कर रही है। रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा और विपक्ष का, बेसिकली मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे मजबूत विपक्ष एक टीएमसी है, तो टीएमसी का क्या एजेंडा रहेगा? ये सबसे जो महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं उनमें से एक है ये। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव मुझे आखिरी याद ही नहीं है। क्योंकि अभी तक 2 या 3 महीने रह गए, अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होना है वहाँ। बंगाल के बारे में ना अब हमें पता नहीं लगती ये बात, पर हम सब कॉन्शियसली ऐसे बात करने लग गए हैं कि ये देश का कोई एक अलग ही हिस्सा है। और बंगाल क्योंकि बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश, एंड वहां जिस कदर एक इतिहास रहा है ब्लडशेड का, और अभी मुर्शिदाबाद में जो हुआ वक्फ के बाद, अगर बंगाल बीजेपी नहीं जीतती है तो इन 5 साल के बाद बंगाल हमारे हाथ से तक निकल सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण है चुनाव। बीजेपी बिग की एक, स्टेटमेंट है। अरे मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकता हूँ ये कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने वहां हिंदू पलायन देखा मुर्शिदाबाद में, जिसमें टीएमसी का काउंसलर आलम नाम है उसका, वो शामिल है। कोर्ट ने बोल दिया ये बात। हम लोगों ने पोस्ट पोल वायलेंस देखी जिसमें इनका पहला कन्विक्ट रफीकुल अस्लाम शामिल है। मतलब ये वो कदर पे उतरते हैं कि चुनाव में पिटाई करते हैं लोगों की, बाहर निकलने नहीं देते हैं। मास मर्डर्स हम लोगों ने 2021 के चुनाव में देखे। पंचायत इलेक्शन में 20,000 सीटों पे कंटेस्ट ही नहीं होता है। आओगे बाहर तो तोड़ दिए जाओगे। ईवीएम की मशीनें नदिया से निकली कई कई, कई लोग मर गए, कांग्रेस तक के वर्कर्स मर गए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने उठाया, उनको किनारे कर दिया, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, अपने वर्कर्स मरे। तो इट इज वायलेंट। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स इज एब्सोल्युटली वायलेंट। हमने कई दंगे देखे हैं, मालदा में देखा, बीरभूम में देखा, अभी मुर्शिदाबाद में देखा। ये हिंदुओं के प्रति बिल्कुल क्लियर है इनका एजेंडा कि भाई इनका एक आदमी ने, एक है शेख आलम, एक महबूब आलम, एक शेख आलम, उसने कहा था अगर हम 30% मिल गए यहाँ 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए डायरेक्ट एक्शन डे, जब देश का पार्टीशन होना था, जिन्ना ने यहीं से किया था। ये वही मुर्शिदाबाद है और ये वही जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम नरसंहार हुआ था हिंदुओं का। और आज फिर वही की ओर हम बढ़ रहे हैं जो मुर्शिदाबाद में भी हुआ। इसलिए अगर इस पे नहीं कंट्रोल आता है और अगर इलीगल इमिग्रेशन बढ़ता जाता है जैसे बढ़ रहा है, करोड़ों लोग हैं वहां पर, बहुत बुरा हाल हो सकता है। और बांग्लादेश में भी जो सरकार है वो आपने देखा क्या हुआ हिंदुओं के साथ, इस्कॉन के साथ क्या हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की एक लाइन थी बिहार जीतने के बाद
कि माँ गंगा जो है वो बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल की ओर जाती है। तो उन्होंने साफ साफ एक इशारा दिया कि भाई गंगा माँ का आशीर्वाद यहाँ तो मिल गया है, वहां मिलेगा कि नहीं ये देखना। ममता बनर्जी ने कल ये बात कही एसआईआर के बारे में कि गृहिणियों से मेरा एक वो है कि किचन में भी कोई अगर वो हो आपके पास चीज हो उसका इस्तेमाल करें मारने के लिए। मतलब आप ओपन कॉल फॉर वायलेंस दे रहे हो, खून की नदियां बहेंगी। ये इनके रिकब बैनर्जी एक है उसने बोला एसआईआर पे। एसआईआर जब हो रहा है तो एक गुलशन कॉलोनी है जिसमें हजारों हजार लोग बॉर्डर पार जा रहे हैं, वो वहां पे गोस्ट टाउन्स थे, वहां पे रह रहे थे। उनको राशन कार्ड बनवा दिया, वोटर कार्ड बनवा दिया डालने के लिए। एसआईआर तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से, बहुत जरूरी था ये होना। अब जरूरी है कि बीजेपी पावर में आए, एनआरसी किसी तरह आए, एनआरसी से बीजेपी हट गई है, बहुत जरूरी है एनआरसी होना फाइनली। एंड बंगाल का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है उस मामले में। 2026 इट विल बी अ ब्लडी इलेक्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि टीएमसी ऐसे हारेगी नहीं। इस चुनाव में दुख की बात है, खून बहेगा, लोग मरेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन क्या है, ये मुझे पता है ये होना है, हर बारी होता है बिहार में चुनावों में। ओके, सो पश्चिम बंगाल के लोग एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ममता बनर्जी के ही समर्थन में रहता है। ऐसे स्टेट में जाके जहां पे ममता बनर्जी पिछले कई बारी से वहां पे मुख्यमंत्री बनी है, उनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या भरोसा दिलाएगी, कैसे भरोसा दिलाएगी लोगों को कि वो उनको वोट करें और बीजेपी पश्चिम बंगाल में आए? क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप देखिए क्या होगा? सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल के इतिहास में अगर हम जाए, हम्म, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट होती थी ये। सारे इन्वेजन उस तरफ से हुए बिकॉज हम्म, इट वाज सो प्रॉस्परस, पोर्ट्स होते हुए, बे ऑफ बंगाल के करीब होते हुए, फ्रॉम द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मोस्ट डेवलप्ड हम्म, टू वन ऑफ द मोस्ट पुअरली डेवलप्ड, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम पर आज खड़ी हुई है। वन ऑफ द वर्स्ट डेवलपिंग स्टेट्स है बंगाल, क्योंकि लेफ्ट ने इसको खोखला कर दिया, सारी इंडस्ट्रीज को भगा दिया यहाँ से, टोटल गुंडा राज, वायलेंस, पहले लेफ्ट ने वायलेंस करी हम्म, और अब ममता बनर्जी ने वायलेंस करी। वायलेंस का एक कल्चर रहा है बंगाल ने जिसने इसको तबाह कर दिया है आज, ठीक है ना। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण भी हम कहते हैं, हम्म, बंगाल का मुस्लिम गुजरात के मुस्लिम से आधा भी नहीं कमाता है, इतना बुरा हाल है उसका, ठीक है ना। तो इसलिए आपने तुष्टीकरण करा, सर पे बिठाया, पर उसके डेवलपमेंट नहीं किया ना। हम्म, खैर उनमें से कईयों को डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, उन्हें बस बीजेपी नहीं चाहिए, वो एक बात अलग है। राइट। पर जनरल बंगाल का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। कई सेंट्रल की स्कीम्स है जो वहां लागू ही नहीं है, आयुष्मान भारत और ये एक दो स्कीम्स हैं, हम्म, बिकॉज ममता बनर्जी अगेंस्ट है। ममता बनर्जी ने बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहां जमीन देने से मना कर रखा है। क्या हमारे पे नजर रखोगे? बॉर्डर सिक्योरिटी तक पे इतनी लचर है ममता बनर्जी। रोहिंग्यास जब वहां से डिपोर्ट होने थे 19 सितंबर 2017 को, ममता बनर्जी ने धरना दे दिया कि भाई ये भी तो इंसान होते हैं। और ये वही ममता बनर्जी है बाय द वे जो 4 अगस्त 2005 में उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कागज फेंके थे और कहा था यहाँ इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लेफ्ट वाले इनका साथ दे रहे हैं। हम्म, तब उसको प्रॉब्लम थी 2005 में। अब जब वही इलीगल इमिग्रेंट्स लेफ्ट का वोट बैंक ना होकर इसका वोट बैंक बन गए हैं, ये कह रही है अरे एसआईआर मत कराओ, अरे रोहिंग्या को मत भेजो। हम्म, तो आप समझ रहे हो किस लेवल का फ्रॉड कर रखा है। तो कई लोग देख रहे हैं फ्रॉड, पर डरते बहुत हैं। ममता बनर्जी ने खौफ से वहां पे अपना सिक्का जमा रखा है, राइट। जैसे लेफ्ट ने कर रखा था। प्लस 30% का वहां मुस्लिम वोट बैंक है, तो शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। तो कई लोग बहुत नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, पर उनसे खौफ बहुत है। इस कदर खौफ है कि एक दिन पहले चला जाता अगर कि ममता दीदी को पता लग जाएगा तुमने बीजेपी को वोट दिया, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। और वहां सीधा किलिंग्स होती हैं। आरएसएस के मोर देन हंड्रेड्स हैव बीन किल्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जब से बीजेपी वहां एक्सपैंड कर रही है। तो ये अगर अब की बार हिम्मत जुटा के नहीं जीत पाई है, इतना खून पसीना देने के बाद, तो फिर पता नहीं कैसे हो जीत पाएंगे इसके बाद। और 5 साल में तो ये बिल्कुल ही खा जाएंगी इस राज्य को। ओके। आई थिंक ये सारे प्रोमिसेस जाने हैं, लोगों में किसी तरह हौसला आना है कि टर्न आउट करें वो। मैं तो चाहता था वहां प्रेसिडेंट रूल एस्टैब्लिश हो, पर लोग डरते हैं कि भाई वॉर हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। मेरे हिसाब से बीजेपी की कमजोरी है जो वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं स्थापित हुआ। इतनी जगहों पे इन्होंने देश के विरुद्ध जा जाके बातें करी है, राइट्स करवाए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में लचरपना किया है। बहुत ग्राउंड्स थी एक प्रेसिडेंट रूल लगाने की। प्रेसिडेंट रूल लगता और फेयर इलेक्शन होते तो एक चांस थी। अभी मुझे लग रहा है पता नहीं फेयर इलेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, 2026 में। बस 4-5 महीने में। करेक्ट। एसआईआर का जिक्र हुआ। पश्चिम बंगाल क्या, मुझे लगता है कि देश में इस समय 12 प्रदेशों में एसआईआर की जी इस समय चल रही है प्रक्रिया।
बिहार इलेक्शन में सबसे पहले ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहां से भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग तरीके से काम कर रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल को लेकर भी बोला गया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने डिफाइन करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा चुनाव आयोग जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। जो पहले गलतियां थी उसमें सुधार कर दिया गया है, वो ठीक कर रहा है। आगे कुछ होगा तो देखेंगे, लेकिन रोक लगाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ये क्लियर शब्द है। बावजूद इसके, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बावजूद इसके विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में भी, बिहार इलेक्शन में हमने पूरी तरीके से देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और आरजेडी के जो वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव, दोनों ने मिलके ये सारी चीजें की थी। एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। क्यों विपक्ष नहीं चाहता है एसआईआर हो, जबकि एसआईआर से सिर्फ इतना प्रूव होना है कि आप इस देश के नागरिक हैं? क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इस देश में, उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड दिया गया है, वो इनका वोट बैंक है। लेकिन ये तो खुद बोलते हैं कि भैया हमें तो खत्म करो घुसपैठियों को, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में क्या जाता है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वही वाली बात है। आप एक बात सोचिए ना, बोला ये, पर जब इनका 40,000 रोहिंग्या का डिपोर्टेशन का ऑर्डर आता है, मैंने तारीख बताई आपको, 19 सितंबर 2017, सबसे पहले धरना कौन देती है? ममता बनर्जी। ये भी तो इंसान है, मानव अधिकार है इनके भी तो। क्या हो गया तब? तो इनकी सच्चाई सामने आ जाती है ना। ये मुस्लिम कार्ड खेलते हैं कि क्योंकि ये मुस्लिम है इनको टारगेट किया जा रहा है। आपको मैं एक तारीख बताता हूँ, 15 नवंबर 2024, ओके, झारखंड चुनाव चल रहा है। गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के झारखंड के मुखिया, वो एक घोषणा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम गैस सिलेंडर देंगे इलीगल्स तक को। जो घुसपैठिए हैं वो भी हमारे हैं, हम उनको भी गैस सिलेंडर देंगे। सोचिए जरा, कौन ऐसे घोषणा करता है? बिकॉज उन्हें पता है कि ये जो इलीगल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वोट करने वाले हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। पिछली बार जो बीजेपी और टीएमसी का चुनाव हुआ बंगाल में, उसमें बीजेपी 26 लाख वोटों से हारी है टोटल। अगर मैं टोटल वोटों की बात करूं, 28 लाख वोट कट चुके हैं एसआईआर में। उम्मीद है 50 लाख और कटने की। ये या तो मरे हुए थे, उनकी जगह कोई और वोट करता था, ये या तो डुप्लीकेशन है, कहीं और चले गए हैं, और या फिर इलीगल्स हैं। एक कॉलोनी है गुलशन कॉलोनी, जिनमें हजारों लोग अपना बैकपैक करके चले गए हैं बॉर्डर की तरफ कि पकड़े जाएंगे अब तो। हमारा तो वोटिंग कार्ड था अभी तक। जब पता लगता है वोटिंग कार्ड नहीं, फिर अगला नंबर आता है, आप हो कौन? करेक्ट। तो वो भाग गए वहां से। तो इसलिए ये इनका, ये घुसपैठिए नहीं भाग रहे, इनका वोट बैंक भाग रहा है भाई। तो पेट में तो दर्द होगा ना। तो बहुत रियलिस्टिक चांस है इस बार ममता के हारने की, बिकॉज ऑफ एसआईआर। अगर एसआईआर ना होता, सवाल ही नहीं था हारने का। सवाल ही नहीं पैदा होता फिर तो हारने का। तो इसलिए इनको बहुत दर्द हो रही है। ये इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, इस पे पकड़ रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि भाई इनको हक है, 326 है, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस पे। पर ममता कर सकती हैं, ये याद रखिए। ममता ने ईडी को धमकी दी थी। जनवरी 2024 में ईडी के ऑफिशियल्स की पिटाई करवाई थी टीएमसी के गुंडों ने। 6 अप्रैल 2024 को एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, टीएमसी के एक व्यक्ति के घर से बॉम्ब बरामद हुआ था, बॉम्ब फट गया था। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करने एनआईए की टीम आई, जो कि आतंकवाद और इन सब पे उनकी टीम की पिटाई करवा दी थी 6 अप्रैल 2024 को। तो ममता दीदी जब वॉर्न करती है ना, तो वो वायलेंस करती है। शी बिलीव्स इन वायलेंस। अब वो वॉर्न कर रही है इलेक्शन ऑफिशियल्स को कि कल इन्होंने कहा बर्तन निकालने पड़ जाए, किचन से कुछ निकालने पड़ जाए, हमारा हक कोई छीनेगा, खून की नदियां बहेंगी। तो भैया सरकार हैज टू बी अलर्ट। खून की नदी जब वो कह रही है बह सकती है, तो वो बह सकती है वाकई। तो जब ये सारे विपक्षी लोग, विपक्षी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग घुसपैठियों का इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों दोष देते हैं? भाई उनको तो यही सूट करेगा ना। वो तो चाहेंगे ही कि अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो हम ये दिखाएं कि केंद्र सरकार विफल है, कल को हमें केंद्र में भी लेकर आओ। जबकि कर आप ही रहे हो ये सारे काम, और इसमें केंद्र सरकार की भी कमजोरी है। भाई बोलने दो इनको जो बोलते हैं। आप क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हो? इतने कमजोर आप क्यों? कि कभी ये धरने में बैठ रहे हैं, आप इनकी बातों में आ रहे हो, कभी कोर्ट पे जा रहा है। थोड़ा इसमें केंद्र सरकार की भी गलती है कि इसमें कायदे से, आयरन फिस्ट से इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए था अभी तक। अगर मुझे एक शिकायत हो कोई सरकार से, उसमें है कि इस पे आप बहुत लचर रहे हो। दूसरों से तो उम्मीद ही नहीं थी, उनका तो वोट बैंक है। पर आपने क्या किया इतने साल? आपको इस पे कायदे से और फर्म एक्शन लेना चाहिए था।
तो ये है बात, तो इनको तो सूट करता है ना। आप खुद सोचो ऋषभ, इनके लिए तो अच्छी बात है ना कि भाई नेशनल सिक्योरिटी इनकी, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरे। करेक्ट। पहले हम दिक्कतें पैदा करेंगे, फिर आपको ब्लेम करेंगे। मतलब कहना चाहिए यहाँ पे वो फॉर्मूला फिट होता है कि साम दाम दंड भेद जो है विपक्ष पूरी तरीके से अपना रहा है अपना वोट बैंक बचाने और बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, सत्ता में आने के लिए, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। आरोप ये बीजेपी पे लगता है। आरोप तो देखिए लगना वो है बात, पर सामने है ना आज। आज चीजें दिखने लग गई लोगों को, तभी ये हार रहे हैं। हम्म। पहले ये चीजें लोगों को दिखती नहीं थी, क्योंकि मीडिया जो है वो एक अलग ही रूप दिखाता था और सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। करेक्ट। मीडिया इनकी जेब में था पहले तो। इनके साथ हवाई जहाजों पे जाना, विदेश दौरों पे जाना, 5 स्टार पार्टीज करना, शैंपेन पार्टीज करना। मतलब उस जमाने का जो एनडीटीवी था, उनके जो लोकल अवार्ड्स थे वो राष्ट्रपति भवन में होते थे। हम्म। सोचो क्या एक्सेस था इनको। फोन पे बात कर करके वो जो नीरा राडिया टेप्स थे, ये तय करते थे कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये उन्हीं के गुणगान करते थे, हम यही देखते थे। हम लोग के पास सोशल मीडिया था नहीं। सोशल मीडिया आने के बाद से लोगों की आंखें खुलने लगी, समझ में आने लगा, ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स मिलने लगे, और इनकी पूरी कहानी ध्वस्त हो गई उसके बाद से। तो ये आज, इनको आज हर चीज में पेट में दर्द है। अभी वो पिक्चर आई है धुरंधर, उससे पेट में दर्द हुआ हुआ है इस पूरे इकोसिस्टम को। आप सोचो कि भाई ये पिक्चर आ गई है, इससे इससे नाराज है कई ऑपोजिशन वाले, जिसमें सच्चाई बताई जा रही है कि 26/11 में क्या हुआ, कंधार में क्या हुआ, उससे उनको दिक्कत आ रही है। तो इनकी जो पूरी एक मलाई खाने की एक फैक्ट्री बनी हुई थी ना, जिसमें ये झूठ बोलते थे, एक तरह की बात दिखाते थे, वो हम्म। पूरी चीज ध्वस्त हो गई। अब सच्चाई सामने आ गई है, जिसको इन्होंने छुपा के दशकों तक रखी। ओके। सो अब थोड़ा सा दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं जी, वापस जी, से। दिल्ली में तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके घेरा जा रहा है। फिलहाल में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, उनके लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है कि चल रहा है और राजनीति में चलता भी है, जी, पक्ष विपक्ष के बीच में। जी। लेकिन मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। 2011 में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। 2011-12 में, मैं एग्ज़ैक्ट हाँ, हाँ। करेक्ट नहीं हूँ। और आंदोलन के बाद से एक पार्टी का निर्माण होता है, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। नेता बनते हैं अरविंद केजरीवाल, पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कुछ दिनों के लिए जो है कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार चलाई, फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन 2015 में मजबूती के साथ वो निकल कर आते हैं। बिल्कुल। 2015 के बाद 20 में भी वो बहुत मजबूती के साथ निकल के आते हैं। लेकिन 25 में हुँ। बहुत बुरी तरह से वो गायब हो जाते हैं, एक तरीके से पूरी पार्टी खाली गायब हो जाती है। इसका असर 2024 में देखने को मिल गया था, क्योंकि 7 सीटें थी लोकसभा की दिल्ली में, सातों बीजेपी के नाम में थी। तो इससे अंदाजा भी लग रहा था। लेकिन 2025 में पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। क्या वजह रही कि एक बढ़िया नेता जो देश मान रहा था, अरविंद केजरीवाल, वो मजबूती के साथ नहीं टिक पाए? ये तो, इस पे तो ग्रंथ लिखा जा सकता है। देखिए अरविंद केजरीवाल तो एक ऐसा नमूना अपने नाम लिया है कि अपने पे भी हंसी आती है इसमें, और आपके जो दर्शक भी जुड़ रहे होंगे उनमें से कई होंगे जो उस समय बड़े ही भावनात्मक हो गए होंगे जब अरविंद केजरीवाल निकले थे कि यार ये है आम आदमी। और आज अपना सर पकड़ के रोते होंगे कि यार इसने क्या मूर्ख बनाया हम लोग को। हम लोग भी सोचते थे बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ा गाड़ी नहीं लूंगा, बाद में हुँ, शीश महल में शीश रहता महल का है ना। बड़े डिबेट हुई वहां थी पे उसपे। पर्दे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, टॉयलेट ऐसे ऐसे हैं। लोगों ने तो ऐसे टॉयलेट्स के नाम नहीं सुन रखे थे, वो कौन सा एक टॉयलेट है उसमें हुँ, कि। तो अब ऐसा धोखा हो सकता है लोगों को, ये लोगों को सदमे से उभरने में भी समय लगेगा काफी। तो ये तो होना था, मतलब शराब घोटाला तो कर लिया, क्लासरूम घोटाला तो कर लिया, हुँ, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, मैनहोल खुले हुए हैं। क्या हालत थी दिल्ली की उस समय। हुँ, मतलब इन्हें तो वोट आउट अगर ये नहीं होते, तो मैं, मुझे अचरज होती कि भाई ये क्या हो गया, इतने के बाद भी ये कैसे जीत गए। इन्होंने तो जो लुटिया डुबोई है राजनीति की, और इसके बाद ना अब कभी भी लोग किसी आंदोलन को तो सीरियसली ले ही नहीं सकते। जो हुँ, अन्ना आंदोलन से जो फ्रॉड्स निकले बाहर, राइट। अरविंद केजरीवाल और फिर ये योगेंद्र हुँ, यादव, और इन्होंने जो लुटिया डुबोई है, प्रशांत भूषण। तो ये दिखाता है कि देखिए हम लोग कितने जो है ना अभी भी फिकल माइंडेड हैं। हवा का झोंका चला, हम लोग भावनात्मक होकर इसको सर पे चढ़ा लिया हम लोगों हुँ, ने। देखा नहीं कि इसकी हल्के हल्के हरकतें क्या थी। कांग्रेस से साथ लिया, बच्चों की कसम खाई फिर भी साथ लिया। हुँ, फिर अचानक से चला गया वाराणसी लड़ने मोदी जी के खिलाफ 49 दिन के बाद। हुँ, लोकपाल का कुछ किया नहीं इसने। ठीक। पंजाब में पूरी सरकार है, पंजाब में ले आया वो लोकपाल, लोकायुक्त, जिसके लिए लड़ा था। पंजाब में तो एलजी नहीं है ना, इनकी सरकार है टोटल। करेक्ट। कुछ नहीं किया उसमें भी। तो ये तो भाई एक ऐसा, मैं अगर कहूँ, नटवर लाल है भारतीय राजनीति का, कि ऐसा दोबारा कोई आएगा नहीं। और इतना मासूम चेहरा बना के एकदम हल्के से बात करना, तो ये दिखाता है कि हमारे बीच में ना कैसे कैसे लोग हैं और हम लोग कैसे बातों में आ जाते हैं।
तो ये केजरीवाल का जाना तो तय था, मेरा ख्याल है, इसमें मुझे शक नहीं था। जेल में भी रह के आए हैं, अभी हो सकता है फिर जाएं जेल में, बिकॉज केसेस तो चल रहे हैं अभी। और देखते हैं, आजकल पंजाब में सुना एक शीश महल बन रहा है इनके लिए, पंजाब में जलवे से रह रहे हैं आजकल, भगवंत मान के आगे आगे चल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, कंट्रोलिंग व्यक्ति हैं काफी, इसलिए अभी पार्ट 2 इनिंग्स पार्ट 2 अब देखा गुप्ता जी जैसे चल रही हैं, हो सकता है भाई इनको भी एक मौका फिर मिले कुछ सालों बाद, बिकॉज दिल्ली में हालात तो नहीं सुधरे, अभी भी पोल्यूशन अभी भी है, चीजें अभी भी खराब है, तो काफी कुछ होने की जरूरत है दिल्ली में। अगर नहीं हुआ तो फिर ये आ जाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने, मफलर पहन के आराम से बात करते हुए, कि ये जालसाजी और लोगों को मैनिपुलेट करने में पीएचडी है। मैंने ऐसा पीएचडी और कोई देखा नहीं है दूसरा। ओके। सो मैं रेखा गुप्ता पे और पॉल्यूशन पे वापस आऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल और है। जी। क्या अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेल से बाहर नहीं आते, और इन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेला था सुनीता केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतार के, तो क्या संभावना थी कि लोकसभा की कुछ सीटों में बढ़ोतरी होती? नहीं, लोकसभा में तो कभी नहीं हो सकती थी। 2020 में भी जब ये जीते थे तो 19 में सातों के साथ हारे थे तब भी। तो पीपल वर वेरी क्लियर कि सेंटर में तो मोदी को ही देना है वोट जब लोकसभा का होगा, दिल्ली असेंबली में इनको मौका देना है। तो इन्होंने 2 बार मौका ले लिया, 15 में जीत गए, 20 में जीत गए। इस बार तो कोई सवाल ही नहीं था। मतलब आप सोचो ना, इस बार इनको सारी पावर मिल गई थी, एमसीडी भी मिल गई थी सही समय पे। करेक्ट। मैनहोल खुले रहने की वजह से और उनकी क्लीनिंग की ना वजह से कितने लोग इलेक्ट्रोक्यूट होके मर गए थे इस बार, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। इस कदर खराब सड़कें, इस कदर कूड़ा, बिजली के बिल, पानी के बिल, गंदा पानी, मतलब त्राही त्राही जिसे कहते हैं मची हुई थी। शराब घोटाला निकल रहा है, क्लासरूम टॉयलेट को क्लासरूम गिना जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड वालों की पेमेंट्स नहीं हुई है, मतलब इससे खराब गवर्नेंस तो हो ही नहीं सकती। तो लालू 2.0 था बिल्कुल जो माहौल था, तो इस बार तो इन्हें जाना ही जाना था। मुझे ये लग रहा था जनता का टेस्ट चाहिए कि क्या जनता अभी भी मूर्ख बन सकती है। इसने वादे किए थे ना 2,500 पहले से ही जेब में और ये वो, पर जनता नहीं बनी। वही बात है, जनता भी जागरूक हो रही है। तो मुझे नहीं लगता था ये सुनीता केजरीवाल वाला भी, इन्होंने जो सुनीता जी इमोशनल ने कार्ड एक्टिंग करी, अब ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं ना एक्टिंग के बाद, कि आज भी मुझे अरविंद केजरीवाल की रूह यही महसूस हो रही है, वो जेल में नहीं है, रूह यही है। अरे ऐसे कौन बात करता है भाई, जनता भी देख रही है। मेलोड्रामा चल गया 11-12 में, नया नया आया हुआ था तब, अब जनता समझ गई। उसी सोनिया गांधी के साथ बैठे हो, कल को उसी को गाली दे रहे थे। अच्छा, मजाक मजेदार बात क्या थी, सोनिया गांधी और ये कह रहे थे कि देखो इनको जेल में डाला गया है, इनके साथ बड़ी प्रताड़ना हो रही है, विपक्ष सीबीआई और ईडी का यूज कर रही है। आपको पता है पहली कंप्लेंट शराब घोटाले में दी किसने? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। कांग्रेस ने शराब घोटाले में जो केजरीवाल गए हैं, 3 जून 2022 की जो पहली कंप्लेन है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की है। क्या फ्रॉड बना रहे हो यार, आ गए हो साथ चुनाव के लिए, वही तुम्हें शराब घोटालेबाज कह रही थी, और आज क्या हुआ, लड़ गए ना ये लोग, सब आज लड़ रहे हैं ये लोग। और पंजाब में लड़े भी थे, मतलब कमाल है, पंजाब में लड़ेंगे, दिल्ली में साथ आ जाएंगे। कैसी ये जनता। ये बात हरियाणा इलेक्शन के टाइम पे भी उठी थी, जब हरियाणा में इलेक्शन था। हाँ हाँ, तब ये बात हुई थी कि भाई वो जो है वो लोकसभा के लिए था, हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम अभी कैसी पार्टी बातें। जनता समझती है भाई, ये थोड़ी हो रहा है कि आप जनता को आप मूर्ख नहीं समझ सकते हो। इफ यू इल ट्रीट द ऑडियंस कि भाई आप तो मूर्ख हो, यहाँ हम साथ हैं, यहाँ हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो जनता कहती है भाई हमें बेवकूफ मत समझो, जनता उस पर ऑफेंड हो जाती है। तो वही हुआ केजरीवाल के साथ, टुक द पीपल फॉर ग्रांटेड। और शीश महल तो एक शर्मनाक चीज थी बिल्कुल। एक वो तो मेरा मानना, एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए कि भाई देखो ऐसा एक नेता भी आया था जिसने ये बनवाया था अपने लिए, टोटो टॉयलेट्स, मुझे अब याद आया। ऐसे ऐसे टॉयलेट लोगों ने, गरीबों को तो समझ, कई लोग उसके सर्च बढ़ गए थे उन दिनों कि ये होता क्या है टोटो टॉयलेट, की ऑटो क्लीनिंग होती है इसमें, तरह तरह से पानी आता है, गीजर आता है, और ये वही फटी हुई चप्पल पहन के, आपको याद है, मफलर पहन के, रोटोमैक का पेन लेके चलता था, एक वैगनार में चलता था। करेक्ट। तो इसके वो जो सीन्स थे ना, वो लोगों को हिला के रख दे रहे थे कि यार हमारे पे है ये तमाचा, कि हम कैसे मूर्ख बन गए 11-12 में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के टाइम पे जिस तरह से बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, आरोप लगाया, पोल्यूशन को लेके, गंगा को लेके, तमाम चीजों को लेके, बहुत सारे मुद्दे हैं, स्थिति में अभी भी सुधार नहीं है। रेखा गुप्ता जी का अच्छा खासा समय निकाल चुके हैं वो, अभी साल तो नहीं हुआ उनको, लेकिन अच्छा खासा समय निकल चुका है, बावजूद इसके अभी तक सुधार की स्थिति में नहीं जा रहा है। पॉल्यूशन इस बार पीक पर है। मतलब पहले पॉल्यूशन होता था
कि 1 महीने, 1.5 महीने तक रहता था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एक ही उतना ही है, बट हाँ, खराब है पोल्यूशन, खराब है। उतना ही है, हाँ। क्या वजह है कि बीजेपी अब उस पे काम नहीं कर पा रही है, जो वो अरविंद केजरीवाल को नसीहत देती थी? हुँ। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है एक्चुअली में। इस हुँ, पे बड़ी खुल के चर्चा होनी चाहिए। मैं बहुत नाराज़ हूँ सेंट्रल सरकार से भी, इस पे इन्होंने काम नहीं किया। ओके। इस पे एक वॉर मिशन पर एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री पॉलिटिक्स से उठकर काम होना चाहिए इसके ऊपर, हुँ, नहीं हुआ है। इसका एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पंजाब में जो पराली की बर्निंग हो रही है, उसको जाता है। पर सिर्फ़ आप पराली कह के निकल नहीं सकते। मेरा ख़्याल है वो भी गैर ज़िम्मेदाराना बात है। हुँ, थोड़ा बहुत काम किया था इस पे, जो सरकार है, उन्होंने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया था, जिससे हुँ, कि कंजेशन कम हुआ था। केजरीवाल ने थैंक किया था प्राइम मिनिस्टर को 19 में कि इससे काफ़ी कंजेशन कम हुआ है। बट ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और ये इसमें राजनीति करना कि तुम्हारी ये गलती तो पंजाब सरकार की है अच्छी खासी। इसमें भी केजरीवाल की गलती है काफ़ी, बिकॉज़ वो हमेशा कहते थे पंजाब में पराली हाँ, में कमी राइट, आएगी राइट। जब हम आएँगे, कोई ख़ास कमी नहीं आई। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड पराली में अगर कमी आ जाएगी, काफ़ी सुधार आएगा। बाकी हमारे लोगों में भी बहुत कमियाँ हैं, मैं बार-बार कहता हूँ आपको। हुँ, अभी मैं कल-परसों जिस एरिया से हूँ, मैंने देखा वेस्ट बर्निंग कर रहे हैं लोग। पुलिस आई वहाँ, मना किया हुआ है वेस्ट बर्निंग मत करो, फिर भी कर रहे हैं। लोगों को आप रोको कैसे? वेस्ट बर्निंग करनी है, पराली जलानी है जबकि ऑफ़ेंस है। हुँ, लोग गंदगी से बाज़ नहीं आते हैं इस मामले में। बट जैसे मैंने आपसे कहा, लंदन में 1950s या कब की बात है जब एक्यूआई बहुत खराब था। हुँ, वॉर मोड पे सरकार ने काम किया बिकॉज़ इट अफेक्ट्स एवरीवन। हुँ, एंड ये मैं एक सरकार की विफलता मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। यमुना पे काम अच्छा हुआ है, हुँ, यमुना पे अच्छा क्लींजिंग एफर्ट हुआ है, राइट, चल राइट। रहा है, इस बार छठ पे भी बेटर था, हुँ, आगे भी बेटर होगा, मेरा मानना है यमुना पे। बट एयर पॉल्यूशन में ये टोटली फेल कर गए हैं, टोटली फेल कर गए हैं। कंस्ट्रक्शन के रूल्स कोई फॉलो करता ही नहीं है। मैंने आज तक एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन रूल्स फॉलो करते हुए नहीं देखा। या तो ब्राइब कर देते हैं लोकल ऑफिशियल्स को, जो आए मनमानी करते हैं, ना ढकते हैं, ना कोई नॉर्म्स है। कोई नॉर्म्स ही नहीं है हमारे लोगों में। हमारे लोगों में रूल्स फॉलो करने का कल्चर ही नहीं है। हुँ, विदेश के बनाम अगर मैं बात करूँ, राइट। तो कहीं न कहीं जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, वेस्ट बर्न करना नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेगी। बट हाँ, सरकार की बहुत भारी गलती है इसमें और इसका खामियाना भुगतेगी सरकार। अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है लोगों को इस बात पे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ उसमें। तो करण जी क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वापसी करेंगे? आम आदमी पार्टी आम आदमी के बीच में आएगी वापस? दिल्ली में आप बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की पंजाब बात में? कर रहा हूँ। दिल्ली अभी टाइम है। अभी मैं कहूँगा 1 साल पूरा नहीं हुआ, अभी 4 साल और हैं। अगर इन्होंने नहीं अपनी चीज़ ठीक करी, एक बेस तो है ही आम आदमी पार्टी की, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एक पार्टी जो इस कदर जीती है, हुँ, 67-68 तक पहुँचे थे ये। 67 फिर 67 62, तो उनके ग्राउंड वर्कर्स, उनका हर जगह पर दबदबा तो है। इसलिए अगर आपने उनको मौका दिया और आप नहीं सुधरे, तो देयर इज़ एवरी चांस कि इसकी कमबैक हो, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट कैच अप कर जाए और ये कन्विक्ट ना हो जाए, हुँ, बिकॉज़ शराब घोटाला बड़ा सीरियस घोटाला है मेरा मानना है और भी कई घोटाले हैं इनके। करेक्ट। तो उसमें अगर हो जाते हैं तो एक अलग बात है, वो फिर तो पूरा गेम ही बदल जाता है। हुँ, पंजाब की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में है। जी। पंजाब में जब सरकार में नहीं थे, हुँ, तब इन्होंने बहुत सारे वादे किए। हुँ, जब सरकार में आम आदमी पार्टी आई, पंजाब के लोगों ने मौका दिया हुँ, क्योंकि मैंने जितना भी समझा है, जी। मुझे ये समझ में आया है कि पंजाब के लोग बीजेपी को नहीं चाहते, हुँ, बस। दुःख की बात है ये। केवल बीजेपी को नहीं चाहते, बाकी वो किसी को भी वोट करने के लिए तैयार हैं। हुँ, अगर एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी पार्टी बना के वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, हुँ, तो मेरा एनालिसिस ये है कि वो जीत जाएगा, हुँ, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हुँ। ये बात है। तो क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ़ इसी बेस पे वहाँ पे टिकी हुई है? आम आदमी पार्टी ने वहाँ मेहनत करी अच्छी। मेहनत तो देखो आम आदमी पार्टी हमेशा करती है। एक ओके। जगह पे बेस बनाने में, संगठन बनाने में। अरविंद हुँ, केजरीवाल को आप कई चीज़ों के लिए अक्यूज़ कर सकते हैं, पर एक हुँ, चीज़ जिसके लिए नहीं अक्यूज़ कर सकते, वो है ये जो मेहनत करते हैं। बिकॉज़ हुँ, पावर के लिए ये हंग्री है और उसके लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। बाकियों सबसे 5-5 गुना ज़्यादा रैली करते हैं, हुँ, संगठन मजबूत करते हैं। तो इन्होंने एक वहाँ फर्टाइल ग्राउंड देखी। जहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कांग्रेस तो सुसाइडल मोड पे है ही है। कांग्रेस मुक्त तो होता ही जा रहा है भारत। राइट। आज 2 ही 3 राज्य में रह गई। हुँ, जहाँ बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं है और कांग्रेस घुसती जा रही है, हुँ, वहाँ पे देयर इज़ ऑलवेज़ अ चांस फॉर आम आदमी पार्टी और सम अदर ऑप्शन। तो आम आदमी पार्टी की जब पहली बार लोकसभा लड़ा हुँ, 2014 में, हुँ, तो 4 सीटें आ गई पंजाब में। वहाँ उनको समझ आ गया यहाँ एक ग्राउंड है जहाँ हम एक बेस पैदा कर सकते हैं। हुँ, 17 का चुनाव लड़ा इन्होंने, उसमें नहीं जीत पाए। ये अमरिंदर सिंह जी जीत गए। हुँ, पर 22 में थंपिंग मेजॉरिटी से, अगेन हिस्टोरिक मेजॉरिटी से हुँ, ये पावर में आए। तो अब क्या है इनकी जो फ्री की राजनीति है ना, हुँ, रेवड़ी राजनीति जिसे कहते हैं,
वो बहुत कॉस्ट कर रही है पंजाब को एक्चुअली। 3.5 लाख करोड़ डेट में है पंजाब, वन ऑफ द हाईएस्ट डेटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो। करेक्ट। तो पंजाब का बहुत बुरा हाल है इकोनॉमिकली, वैसे मैं बताऊं, बट अगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तभी मैं कहता हूँ केजरीवाल एक बहुत टॉक्सिक पॉलिटिशियन। वो लोगों को गंदी आदतें डालने में और देश बर्बाद करने में एक सेकंड भी संकोच नहीं करेंगे। मुझे चुनाव जीतना है, उसके बदले में मैं तुम्हें फ्री में ये दे रहा हूँ, भाड़ में जाए कल किसने देखा है डूबती अर्थव्यवस्था डूबे 3 साल बाद, तब तक हम लोग आगे बढ़ चुके होंगे। ये सोच का आदमी है वो। तो वही इसने पंजाब में किया। अब पंजाब की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, प्लस पंजाब के जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, आपने देखा था, जो किसान कानून पर, और जिस वजह से वो तीनों कानून वापस हो गए, उससे बहुत नुकसान हुआ देश का, बहुत नुकसान हुआ। आज हम देख रहे थे अनियंस को 1-1 रुपए के भाव पे बिके हैं। ये बहुत अच्छे भाव मिल सकते थे। एग्रीकल्चर में बहुत तगड़े रिफॉर्म्स आ सकते थे अगर ये 3 कानून इंप्लीमेंट हुए होते। कांग्रेस ने शब्दशः ऑलमोस्ट ये तीनों कानून की बात करी हुई है, पर अपोज किया जब सूट किया इनको। आम आदमी पार्टी ने इसको इमोशनल इशू बना दिया। आज मैं आपको बताऊं तो आपकी जो जितनी एमएसपी होती है ना, वो मेजरली 23 क्रॉप्स पे होती है, वैसे व्हीट और राइस पे सबसे ज्यादा होती है। व्हीट और राइस को छोड़ के ये लोग कुछ उगाना ही नहीं चाहते पंजाब में, क्योंकि इस पे एमएसपी मिल जाती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए, जबकि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में सड़ रहा है खाना। वो कहते हैं भाई डाइवर्सिफाई कर लो, पल्सेस ले लो। पल्सेस पे एक कॉन्ट्रैक्ट तक ऑफर किया सरकार ने कि 5 साल तक हम आपसे पल्सेस प्रोक्योर करेंगे। उन्होंने कहा ना, हमें व्हीट और राइस ही उगानी है। अब इससे हुआ क्या है, व्हीट और राइस बहुत पानी लेती है। पंजाब का वाटर टेबल इतना नीचे हो गया है, पंजाब के पास पानी नहीं बचा है, इसलिए वो हरियाणा से लड़ रहे हैं। हाँ। पंजाब का वाटर टेबल ऑल टाइम लो पर है। पंजाब में और क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं रहा है। सरकार खरीद खरीद के थक गई है, गोडाउन में सड़ रहा है, पर ये बाज नहीं आ रहे हैं। और केवल पंजाब के कुछ, एक मैं अगर फार्मर्स कहूं, उन्होंने पूरे फार्म लॉस वापस करा दिए। नॉट कि ऑल फार्मर्स वर अगेंस्ट इट। इनके मिडिलमैन है, इनकी अड़तिया की लॉबी है। आम आदमी पार्टी इनको कुछ नहीं कह रही है। आम आदमी पार्टी की बला से पंजाब में कल को वाटर क्राइसिस हो, आम आदमी पार्टी का काम है केवल लड़ाना। अरे हरियाणा वाले तुम्हारा पानी ले गए, अरे मोदी जी ये ले गए, अरे एलजी ये ले गया। तो ये कितना मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक माहौल है। अब ये जनता का टेस्ट होता है हमेशा ऐसे में। मेरा दिल्ली में भी यही कहना था, जनता का टेस्ट है। क्या जनता कुछ रुपए के लिए गंदा पानी पीने को और गंदगी में रहने को तैयार है? तो वोट करेगी आम आदमी पार्टी को, नहीं तो चेंज करेगी। सिमिलरली इन पंजाब, जहां डेट बढ़ता चला जा रहा है, हालत खराब होती चली जा रही है, एक दिन ये बम फटना ही फटना है और ये महंगाई से ही फटेगा। क्या आप खालिस्तानियों के भी सिंपथाइजर रहे हैं? आम आदमी पार्टी में कई लोग हैं ऐसे। तो क्या आप बॉर्डर स्टेट पे सब छोड़ते हुए केवल अपना लाभ, जो महिलाओं को कुछ दे रहा है या कुछ कर रहा है, महिलाओं को भी बाय द वे दिया नहीं इसने अभी तक, कुछ कहा था 2,000 रुपए पर मंथ या कुछ, अभी तक दिया नहीं है पंजाब में। एकदम एंड में लाएगा ये जब चुनाव का साल होगा। तो ये जनता को फैसला करना होगा। अगेन मैं सोचता हूं देश की जनता मैच्योर हो रही है पहले से, अभी भी बहुत दूर जाना है उसको, बट वो नेशनल सिक्योरिटी भी देखेगी कि पाकिस्तान के साथ है, वो खालिस्तान का एंगल भी देखेगी, वो फार्म सेक्टर में क्या बर्बादी हो रही है। भाई फार्मर्स को भी तो और मार्केट्स एक्सप्लोर करने का हक होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनरशिप होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए। ये सब तो नहीं हो पा रही है अभी। तो ये डिपेंड अगेन जनता पे करेगा। अगर जनता नहीं मानेगी, जनता क्यों बीजेपी के अगेंस्ट है, वहां मुझे सरप्राइज होता है ये देखकर। लंगर से जीएसटी हटाया इस सरकार ने, बहुत बड़ी चीज करी। 1984 में जो पीड़ित थे, उनकी 3,000 परिवारों को पहली बार कॉम्पनसेशन दिया, 5 लाख ईच, पहली बार उनका केस खुला। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। और क्यों ये पंजाब की जनता, जिनके साथ नरसंहार हुआ था 84 में कांग्रेस द्वारा, वो कांग्रेसी को बार बार इलेक्ट करती है यहाँ, ये भी सुन के बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग बात लगती है। क्या उनको चिढ़ है, ये मुझे क्लियर नहीं है चीज, बट है कुछ, मुझे लगता है। अब ये फितूर कब उतरेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता बिहार और यूपी की राजनीति से होके गुजरता है, तो बिहार तो हम घूम आए थे। अब यूपी का थोड़ा-सा ज़िक्र कर लेते हैं। जी। यूपी में लोकसभा का तो हमने ज़िक्र किया था, लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन अगर 27 का इलेक्शन देखा जाए, जी। 27 के लिए जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म की। 42 सीटें जीती। 42 सीटें करीब जीती थी और सीटें मेरे को एग्ज़ैक्टली नहीं याद है, लेकिन
अच्छा परफॉर्म किया था, बीजेपी से बेहतर किया। बीजेपी से बेहतर किया था। बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी को जाना गया, एक अच्छा किया, तमाम जो गैंगस्टर थे उन पे बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, गाड़ियाँ पलटी गई, बहुत सारी चीजें की, बावजूद इसके लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई यूपी हाँ, सरकार। बिल्कुल, वाई बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है आपका, इस पे बड़ी एनालिसिस हुई, बड़ा मंथन हुआ। एक हुँ, क्लियर आंसर तो उसका नहीं है, पर जो 2 निकल कर आती हैं बातें, हुँ, एक निकल के आती है जो कैंडिडेट्स की चॉइस थी, हुँ, वो बहुत खराब थी। ओके। ठीक, जैसे कि अयोध्या का भी मैंने आपसे हुँ, बात कही, रियली बैड। पॉपुलर कैंडिडेट्स नहीं थे जिनको चुना गया। कई हुँ, लोग कहते हैं कि सेंटर से चुने गए, योगी जी को इतनी पावर नहीं दी गई। हुँ, कई लोग आज भी ये बात कह रहे हैं कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य में हुँ, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर सेंटर में कुछ और सोच है, योगी जी और सेंटर में वो है, क्या योगी जी को एज़ सक्सेसर देखा जा रहा है टू मोदी जी, हुँ, जिससे क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी और को, ये सब बातें चल रही हैं। राइट, तो इस सब का जो आफ्टर इफेक्ट हुआ, वो हुआ जो हमने 2024 में देखा, लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में। 27 तक क्या ये होगा? मुझे लगता है बीजेपी वहां से जागी है और बीजेपी एक यूनाइटेड फ्रंट पुट अप करेगी 27 में, बिकॉज़ वो 29 में वो गलती नहीं चाहेगी जो 24 में हो गई। जो 24 में हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो भी मनमुटाव है, हुँ, ये सब खत्म कर देगी और 27 का चुनाव एक होकर लड़ेगी। ओके। योगी जी को आगे करेंगे, उनके साथ होंगे। अगर ये नहीं हुआ, विपक्ष की सबसे अच्छी चांस है किसी तरह ये यूपी हार जाए। हुँ, क्योंकि अगर ये यूपी हार गए 27 में, तो फिर 29 तक का इनका रास्ता गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा-सा। तो इसलिए 27 का चुनाव बहुत गहरा होगा। एक बात तो माननी पड़ेगी यूपी में, हुँ, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। हुँ, बुलडोज़र बाबा अच्छी बात है, गैंगस्टर्स को किनारे लगाना बहुत अच्छी बात है। यूपी की जो एक इमेज खराब थी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो सुधरी है, इसमें भी कोई करेक्ट। शक नहीं है। पर गवर्नेंस के मामले में हुँ, यूपी में अभी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। हाल ही में एक समस्या है, आज के ज़माने में हुँ, इतनी जो बत्ती जा रही है नोएडा में और लखनऊ में, हुँ, ये बर्दाश्त के बाहर है। मतलब आज के ज़माने में ना फिर अब ये वो चीज़ नहीं हो सकती जो हमारे बचपने में होती थी। हुँ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी अब राइट। एस्पिरेशन अलग है, स्पीड अलग है, नेट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो सब दिक्कतें आ रही हैं। अब वो किस वजह से आ रही हैं, कई लोग कहते हैं इंटरनली सैबोटाज करने की कोशिश हो रही है योगी गवर्नमेंट को, वो जो भी वजह से आ रही है। हुँ, हम तो भई जनता हैं, जनता के होते हुए हमें तो मतलब है डिलीवरी से। अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी और रीज़न से, पीपल विल वोट हिम आउट। अगेन वही बात आ जाती है, मैं ऋषभ आपसे कहूँ, विपक्ष इतना खराब होता है कि कोई प्रॉपर कॉम्पिटिशन ही नहीं हो पाता। अब अखिलेश जी का नाम लेते ही वो दिन याद आ जाते हैं, एमवाय फैक्टर वाले दिन, है ना? राइट। अतीक वाले दिन, हुँ, किस तरह से मुज़फ्फरनगर राइट्स हुए, सैफई महोत्सव चल रहा था उस टाइम पे, तो फिर एक डर आ जाता है कि अरे जैसे बिहार में भी आया, हुँ, नॉट की बहुत कमाल की गवर्नेंस चली है बिहार में, बट भाई जंगल राज थोड़ी लाना है। वो शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। वो शहाबुद्दीन जिसने जिंदा जला दिया था एक जमीन के कट्ठे के लिए एक व्यक्ति को जो कि जेल में है आज, हुँ, उसके अमर रहे के नारे लगेंगे तो कौन वोट करेगा यार? भले ही मैं गवर्नेंस से ना खुश हूं, मैं उनको तो नहीं लाऊंगा ना। तो अगर अखिलेश अपनी गुंडा राज की इमेज हटा पाते हैं, हुँ, सनातन विरोधी की इमेज हटा पाते हैं, तो हुँ, वो एक विकल्प है। मेरा मानना है अखिलेश जी को लोग नेचुरली लाइक करते हैं, ये मेरा मानना है। वो तेजस्वी की तरह नहीं है, ही इज नेचुरली लाइक्ड बाय पीपल इन यूपी। बट ये दो चीजें इनको ठीक करनी है। ये दो चीजें जब तक ये नहीं ठीक करेंगे, और माफ कीजिएगा, दोनों चीजों में ये अभी भी विफल ही हो रहे हैं। हुँ। संभल में जो हुआ, जब एक इंस्पेक्शन होनी थी कोर्ट इंस्पेक्शन ऑर्डर, होता था तो मत इनके लोगों ने वहां पे दंगा कर दिया, करेक्ट। पुलिस से लड़ गए, हुँ, पत्थरबाजी कर दी। फिर अभी जब महाकुंभ की बात आई, तो हुँ, इन्होंने कह दिया कुंभ फर्जी है, कुंभ से क्या रोटी मिलती है। ये सब बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं थी। सनातन आस्था को ठेस पहुंचाना, योगी जी जब गए तो कहा ये तो छपरी हैं, ये हुँ, भाषा नहीं अच्छी लगती हिंदुओं को। तो अगर ये इस इमेज को ठीक कर सकते हैं, तो वाकई एक बहुत बड़ा विकल्प है ये, मैं मानता हूँ। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये इस इमेज को ठीक कर नहीं पाएंगे, और बीजेपी यूनाइट कर जाएगी। बीजेपी कीप्स हुँ, लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। हुँ। तो मुझे फिर लगता है एडवांटेज योगी जी, बट अभी भी समय है। और मेरा मानना है अखिलेश जी को एक और चीज समझनी चाहिए कि भैया कांग्रेस को ज्यादा सीटें मत दो, कांग्रेस मतलब भट्टाधार होना ही होना है। तो वो भी एक इनको राय होनी चाहिए जो इनके आसपास के शुभचिंतक होंगे उनके द्वारा। यूपी की जब बात करते हैं तो एक पार्टी का ज़िक्र और होता है बीएसपी का। मायावती जी जी। पूर्व मुख्यमंत्री हम्म। और एक मज़बूत लीडर के तौर पे हम्म। उन्होंने शासन किया है।
वर्तमान में जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते हैं दलितों को लेकर, एक समय था जब बीएसपी ने एक नारा दिया था जनरल कास्ट के खिलाफ, हाँ तिलक तराजू और हाँ, तलवार जूते मारो इनको चार, ये नारा बिल्कुल दिया गया था। बिल्कुल। आज बीएसपी पूरी तरह से आउट है। क्या ये नारा और इस नारे पे चलना बीएसपी के लिए भारी पड़ा? इस नारे पर भी भारी पड़ा, और ये जो जात वाली राजनीति होती है, हम्म। ये बहुत आगे तक नहीं जाती है। जब तक, मैंने आपसे कहा ना, आपके पास कोई विजन, कोई प्लान ना हो। जैसे बीजेपी के पास एक प्लान था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, गुंडा राज खत्म करना है, बहुत बड़ा प्लान था ये। सालों से इससे परेशान थे लोग। करेक्ट। बिहार में क्या था, जंगल राज खत्म करना है, किया भी काफी हद तक खत्म। हरियाणा में क्या था, ये खर्ची पर्ची का जो सिस्टम है, हाँ। इससे इसको खत्म करना है, करा भी खत्म उसको। तो जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होता है ना, हम्म। कुछ समय के लिए एक जात आपसे मोबिलाइज हो जाती है, कुछ हो जाता है, अंत में यार आपको उनको कुछ देना पड़ता है। आज दलितों का वोट क्यों मिल रहा है बीजेपी को? उनको गैस सिलेंडर देना, उनको टॉयलेट देना, ठीक, उनको टैप वाटर कनेक्शन देना। टैप वाटर कनेक्शन नहीं देखा लोगों ने आजादी के इतने साल बाद तक। हम्म। तो ये मैटर करता है ना, कुछ तो करोगे आप। माना नारों से चीज चल जाती, कुछ तो दे दो भाई साथ में। वो एक बात है। हालांकि बीएसपी के टाइम पे भी लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया था, बात माननी पड़ेगी। बट फिर वो एक एक जो पूरा कंप्लीट एक प्लान होता है ना, जिससे आप आगे बढ़ते हो, वो प्लान नहीं था इनके पास। पर बहुत जरूरी रोल है उनका, मैं ये बात आपसे कहता हूँ। एक मैं आपको चीज लेकिन बताऊं, प्रदेश की राजनीति में तो उनका कहीं कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिखाई देता ना। आपको पता है एक बात, देखिए यही बात होती है जो एक, अगर इन द डिटेल्स हम लोग देखें, बीएसपी की सीट नहीं आई, पर वोट बैंक अभी भी वोट रहता है उसका अच्छा खासा। अगर, मैं अगर बोल रहा हूं, आपको याद होगा 19 में बुआ और बबुआ ये बोला गया था ना, राइट। अखिलेश और मायावती साथ आए थे, साथ आए थे। तब भी जीत नहीं पाए थे। ठीक, अगर इस बार साथ आ गए होते, हम्म। मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। अगर इस बार बीएसपी और सपा ने साथ चुनाव लड़ लिया होता यूपी में, तो इनकी 62 सीटें होती 70 में से। अगर ऑर्गेनिकली ऐड कर दें हम तो ठीक है, कोई कह सकता है इतना ऑर्गेनिकली नहीं ऐड होता, पर अगर ऐड हो गया होता इनका, 62 सीट्स आती, 20 सीटें और आ जाती इनकी। इतना बड़ा खेल है ये। और अगर मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं साथ में, अगर बीजेपी और बीएसपी मिल गए होते, बीजेपी और बीएसपी मिल गए होते, तो बीजेपी की फिर 70 सीटें आ रही थी 80 में से यूपी में। कि हर सीट पे 1-1, 2-2% से आप हारे, वही दूसरे का है 7-8 परसेंट। आप बात समझे ना, तो अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ये। अब इनकी हाल ही में स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं अखिलेश के विरुद्ध। तो मेरा को लगता है ऐसा कि बीजेपी जितनी चालाक है, बीजेपी रिस्क नहीं लेगी, 27 तक इनका सपोर्ट ले लेगी। एटलीस्ट इन दोनों को साथ तो नहीं आने देगी, अखिलेश और बीएसपी को। जो भी साम दाम दंड भेद करके इन दोनों को साथ मत आने दो। और अगर बीजेपी के साथ आ गई तो चुनाव खत्म है, फिर चुनाव इज ओवर। तो ये बहुत बड़ा, बहन जी का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, उनमें वो पावर नहीं रही है, बट वो जो 8-10% का वोट है, वो कोई छोटा फैक्टर नहीं है। चुनाव 2-4% इधर उधर ही से तो जीते जाते हैं, करेक्ट। और कितने से जीते जाते हैं। करेक्ट। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, जाते जाते कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। एक अरे बहुत बाप, बड़ी पार्टी, देश के अंदर बहुत लंबे समय तक राज किया, तमाम चीजें की, और आज 99 सीटों पर अटकी हुई है, सिमट कर रह गई है। इतनी बड़ी पार्टी का पतन होने का क्या कारण लगता है आपको? देखिए, अगर आप ये एक क्विज करें लोगों से कि पतन होने का कारण क्या है, मेरा मानना है 100 में से 99 लोग राहुल गांधी का जवाब देंगे। उनका जो पहला जो एक बल्ब जलता है, वो सीधा राहुल गांधी जलता है बल्ब। पर मैं अगर सच कहूं, राहुल गांधी तो है एक फैक्टर, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो कि ए एंटनी ने कहा था 2014 की समीक्षा करने के बाद, वो रिपोर्ट आज भी कहीं पड़ी है, क्योंकि किसी ने उसको पढ़ा नहीं, बस उससे एक ही दो लाइनें बाहर आई, 24 अखबार रोड में गुम गई, मैंने सुना। ठीक, अब ये समीक्षा कब करेंगे पता नहीं, अगले वाले चुनाव की। तो 14 में लिखा था उन्होंने कि मुस्लिम तुष्टीकरण हमें ले टूटी, हिंदू नाराज हो गए। अंत में तो बहुसंख्यक हिंदू है यहाँ पर। करेक्ट। तो ये मेरा मानना है बहुत बड़ी बात है, और ये फंस गए इसमें। अब भाई मुस्लिम का वोट है एक 20-25% का, तो बिल्कुल क्लियर कट है। अब अगर हम टेम्पल्स जाने लग जाएंगे, जनेऊ पहनने लग जाएंगे कोर्ट के ऊपर, जैसे राहुल गांधी ने पहना, तो ये 20% नाराज हो जाएगा, इसको ओवैसी ले जाएगा, इसको समाजवादी पार्टी ले जाएगा। और इन्होंने हमें कह दिया फर्जी हिंदू। ठीक, कि अभी तक तो गाली देते थे, अब चुनाव के लिए आ गए, तो ये फंस गए अब।
इसको पकड़े तो ये नाराज, इधर जाएं तो इसको भी छूटेंगे, वो भी पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इनकी दुविधा ऐसी फंस गई मुस्लिम तुष्टिकरण में, ये इस कदर बुरा फंसे हैं कि ये इनको ले डूबा है। तो ये तभी ठीक हो सकता है जब ओल्ड गार्ड चला जाए। ओल्ड गार्ड में राहुल गांधी भी आते हैं, जब ये चले जाएं, एक नई लीडरशिप आए जो कि कहे कि जो हो चुका है वो हो चुका है, वी स्टैंड फॉर सनातन, वी स्टैंड फॉर आवर संस्कृति, वी आर अनअपोलोजेटिक। तब जाके बातचीत होगी गवर्नेंस की। अभी तो एक ऐसा है जो सनातन विरोधी है, जो पाकिस्तान की बात करता है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग कहते हैं पाकिस्तान जा जाके, अरे ये तो हमारा असली मुल्क लगता है हमें, मोदी जी को हटाइए, किसी तरह हमारी मदद करिए मोदी को हटाने में। मणिशंकर अय्यर के वर्ड्स जब पाकिस्तान एम्बेसडर से मिला। तो ऐसे लोगों के साथ दिग्विजय सिंह जो कह रहा है 26/11 आरएसएस की साजिश, बुक लॉन्च करी जिसने, ऐसे लोगों को कैसे पब्लिक अब वोट कर सकती है? नफरत है पब्लिक को इन सबसे। तो जब ये ओल्ड गार्ड जाएगा और एक नया गार्ड जिसमें ऐसे लोग हैं जो दे आर लाइक्ड अक्रॉस द पॉलिटिकल आइल, शशि थरूर इज लाइक्ड बाय पीपल ऑल अक्रॉस, सचिन पायलट लाइक्ड बाय पीपल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहां थे लोगों को पसंद थे, उनको आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया कमलनाथ के कारण, सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ने दिया अशोक गहलोत के कारण, गहलोत जी के कारण। तो आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। जब तक ये ओल्ड गार्ड नहीं जाएगा, जिनसे कि सनातन समाप्ति और सनातन विरुद्ध बातें और एंटी नेशनल बातें थी, जब तक ये नहीं जाएगा और एक नई कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी तो भाई रोज मंदिर जाती है, हाथ जोड़ती है, राहुल गांधी कहीं ना जाए, कोई चला जाए, राहुल गांधी, इनकी भारत जोड़ो यात्रा अगर फंड भी करनी है तो हम फंड कर देते हैं, राहुल गांधी ठीक रहे। तो रोज सुबह की जो इनकी प्रार्थना सभा होती है, उसमें राहुल गांधी के लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए ये लोग प्रार्थना करते हैं। राहुल गांधी की एक इमेज बनी थी पप्पू वाली, हम्म, उससे कितना कमबैक हो पाया है? 2023 में जब 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटका, मिजोरम वगैरह में थे। उस टाइम में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्होंने पहली भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूँ, और ये बात है शायद 2022 की लास्ट की है ना, 22 की लास्ट और 23 की। कितना उस इमेज से जो राहुल गांधी है वो निकल पाए पहली भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, उस समय तो थोड़ा सा निकले थे, ये बात सच है। उस समय तो लगा कि फाइनली राहुल गांधी जो है वो निकल आए हैं इस इमेज से। पर वही बात होती है ना कि भाई सच्चाई सामने आई जाती, मास्क फाइनली फॉल ऑफ हो जाता है। जीतने के बाद जो इन्होंने अहंकार दिखाया, जो टी शर्ट में आते हैं ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट कोई टी शर्ट में आने की जगह है? आप बताओ मुझे, एक फॉर्मल जगह है, वहां पर आप टी शर्ट में आते हो और यूं बैठते हो, तुम्हें देख लेंगे। हाँ, स्पीकर को मोदी बोलते हैं, मोदी जी नहीं, मोदी। आपसे 20-25 साल बड़े हैं मोदी, और इसको तो लोग डंडा मारेंगे, 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। ये लैंग्वेज जब आप इस्तेमाल करते हो पार्लियामेंट में, जब आप घुसते हो, एक को धक्का देते हो घुसते हो, जिस तरह से आप स्पीकर के बारे में बात करते हो, तो ये जो लैंग्वेज थी, इससे इसकी जो एरोगेंस थी, क्योंकि 99 ही पे आ गई थी एरोगेंस, अभी जीते हो नहीं, तो इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया इस चीज को। प्लस इनको छुट्टी मनाने का इतना शौक है, अभी फिर जा रहे हैं जर्मनी। हाँ, अभी उससे पहले चुनाव के बीच में निकल लिए, ये थाईलैंड निकल लिए थे, कहाँ निकल लिए थे, वहां जा जाके उल्टी सीधी बातें करनी। तो इनकी बातों पे ना अब हंसी आने लग गई है, क्या मतलब, ये हंसी भी आती है, दुख भी होता है अब। और पता नहीं कांग्रेसियों को कितनी हार और होगी तब इनको नमस्ते करेंगे। दे नीड टू रिक्लेम दैट पार्टी। क्या राहुल बोलिए बोलिए बोलिए। क्या राहुल गांधी का विकल्प प्रियंका गांधी बनेंगी? क्योंकि अभी तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन वायनाड से उन्होंने सीट छोड़ी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी इधर यूपी की सीट पर आए और वायनाड से प्रियंका गांधी ने, और बहुत अच्छे वोट बैंक से उन्होंने अंतर से जो है उपचुनाव जीता था, बाई इलेक्शन। तो प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में आई है, क्या राहुल गांधी का विकल्प बनेंगी? बनना तो नहीं चाहिए, अगर बनेंगी तो वही हाल होगा। ठीक है ना, क्योंकि सेंसलेस बातें करने में अगर राहुल गांधी को कोई पार कर सकता है तो वो प्रियंका वाड्रा ही है। उन्होंने गाजा के लिए लड़ गई थी, एक पर्स पहन के आई थी गाजा के लिए, तो मुस्लिम तुष्टीकरण जहां से वो जीती भी है, वहां भारी बहुमत है उन्हीं की। और साथ में साथ वहां पर आईयूएमएल का सपोर्ट किया था इन्होंने, आईयूएमएल ने ओपनली जेनोसाइड ऑफ हिंदूज की कॉल करी हुई है। तो अगर प्रियंका गांधी भी आती हैं, वाड्रा भी आती हैं, इट विल बी मच मोर ऑफ द सेम। मेरे हिसाब से बहुत खराब मूव होगा। जब तक आप ये दो टैग्स, परिवारवाद और एंटी हिंदूवाद, इसको नहीं हटा देते और नई लीडरशिप को नहीं आने देते आप, तब तक आप कुछ भी बदलेगा नहीं।
अब ये कब तक हिम्मत आती है, कांग्रेस वर्कर्स जो सुन रहे हो भाई, उनमें कब आप में हिम्मत आएगी, कब आपका जमीन जागेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आप कब उखाड़ करके राहुल गांधी से कहोगे भाई बहुत हो गया, आप जाओ यहाँ से। राहुल गांधी बाय बाय, दिग्विजय सिंह बाय बाय, मल्लिकार्जुन खड़गे बाय बाय, ये ओल्ड गार्ड को आप में कब हिम्मत आएगी बाय बाय करने की, ये प्रश्न है। ओके। सो बीजेपी में एक चेहरा मेन है पीएम मोदी का। जी। उनको देखा जाता है, जब भी बीजेपी की बात होती है पीएम मोदी को देखा जाता है। कांग्रेस का मोदी कौन बन सकता है आपके हिसाब से? मैं नहीं कहता मोदी कौन बन सकता है, मोदी जी तो इज लाइक वंस इन अ जनरेशन वाली चीज होती है, कई चीजें सही बैठती है, बट मुझे सचिन पायलट में बहुत पोटेंशियल लगता है। बार बार आपसे कहता हूँ, राजस्थान से। आप अगर देखिए, मैं आपसे भी अगर पूछूं, किसी से भी आप पूछिए, ही हैज अ पॉजिटिव इमेज राइट। एंड ही शुड हैव बीन द सीएम ऑफ राजस्थान। गलत हुआ जो अशोक गहलोत को आगे रख के इनको अंडरमाइन किया गया, और अंडरमाइन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गए, राहुल गांधी के लिए एक थ्रेट है, कल को सवाल उठ सकता है ये। सचिन पायलट इज अ केपेबल मैन, जो मैं चाहता हूं कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, अच्छा काम करें, वो एक एग्जाम्पल बने। भाई मोदी जी कैसे फेमस हुए, गुजरात दिया गया उनको, गुजरात में उन्होंने अच्छा काम किया, करेक्ट, दिखाया एक मॉडल, फिर दोबारा चुन के आए गुजरात में, फिर दोबारा 3 बार चुन के आए, फिर वो मॉडल कहा है मैं देश में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लॉजिकली चलना चाहिए ना, ये कांग्रेस में कोई कर ही नहीं पा रहा है। अगर कोई एक मुझे केपेबल लगता है, दैट इज सचिन पायलट। कभी कोई एज सच एंटी नेशनल स्टेटमेंट नहीं दी, डिग्निफाइड से वे में अपने को प्रेजेंट किया, अभी भी यंग है। आई थिंक ही इज द पर्सन हु शुड बी गिवन द मेंटल, बट क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उनको देंगे? उनको थोड़ी गट्स दिखानी होगी। नरेंद्र मोदी ने बड़ी गट्स दिखाई है लाइफ में, केशुभाई पटेल के अगेंस्ट, एल के अडवाणी के अगेंस्ट पावर ली है। क्या सचिन पायलट वो बगावत करके अगले चुनाव में, इस चुनाव में तो उनको कायदे से कर देना चाहिए था, ये उनकी कमी है जो नहीं कर पाए, क्या वो गट्स दिखा सकते हैं जो मोदी जी ने दिखाई थी कि मुझे लेना है, इस बार ये नहीं लोगे बगावत होगी पार्टी में, मेरे लोग आएंगे? सचिन पायलट ने तो करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो विफल, बहुत विफल रहे। विफल, बहुत हल्का फुल्का। कंपेयर दैट टू मोदी जी ना, मोदी जी इज अ फियर्स, जो चाहिए वो करना है, तो आपको वो स्ट्रेंथ दिखानी होगी। लीडर कोई ऐसे नहीं बनता, आपको थाली में परोस के नहीं दिया जाता, आपको फिर लड़ के झगड़ के अपनी जगह बनानी पड़ती है, और ये तो जगह इनकी थी टेक्निकली। स्टार कैंपेनर थे राजस्थान के चुनाव में, सबसे पॉपुलर लीडर थे, तब भी गहलोत के नीचे आ गए आप, तब भी कुछ नहीं कर पाए आप, तो ये आपकी भी तो कमी है ना। ओके। अब जाग जाए तो अच्छी बात है। ओके, सो बीजेपी में अभी पीएम मोदी का चेहरा देखा जा रहा है, जी, मोदी 2 कौन होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी पे लेकर एक चांस है कांग्रेस के लिए कि जब यहाँ पे सक्सेशन क्राइसिस हो, तब हम एक बढ़िया विकल्प दे के गेम को इंटरेस्टिंग बना सके, बिकॉज उसमें कई नाम है। अमित शाह को माना जाता है वैसे तो, बट योगी भी बहुत योगी पॉपुलर का हैं, नाम देवेंद्र आता है। फडणवीस भी बहुत पॉपुलर हैं महाराष्ट्र में। दीज आर इंटरेस्टिंग चॉइसेस। तो ऐसे में क्या कल को एक क्राइसिस हो सकती है सक्सेशन को लेके, जब कांग्रेस एक बढ़िया विकल्प दे ले और ये कर सके, इंटरेस्टिंग होगा। पर बीजेपी में मैंने एक चीज देखी है, चाहे जितने डिफरेंसेस हों, सही समय आते आते तक ये सारी अलायंसेस ठीक कर लेते हैं, ये सब कुछ ठीक कर ले जाते हैं। नीतीश और मोदी जी का देखिए क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बैठा, एक जमाने में एकदम विरुद्ध थे, करेक्ट, पर जब चुनाव आया साथ आ गए ये। नहीं आता है तो पार्टी तोड़ देते हैं, शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, शरद पवार के 2 हिस्से हो गए, तो फाइनली इनको कोलिशन भी लड़ना भी आता है बीजेपी को। तो मुझे लगता है बिकॉज संघ की भी एक सोच रही है और एक मॉरल कंपस है, आई थिंक अमित शाह, योगी, दे ऑल कम टुगेदर विद अ सक्सेशन प्लान। दैट इज व्हाट आई फील आफ्टर मोदी। तो अगेन दैट इज द बेस्ट चांस। आप अपने पे फोकस करो जो आपके हाथ में हो, कांग्रेस के, दे शुड कम अप विद अ न्यू फ्रेश फेस नाउ। ओके। सो जाते-जाते क्योंकि मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय का थोड़ी सीमाएँ हैं। जाते-जाते क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? सबसे बड़ा संदेश मैं जो देना चाहूंगा जनता को इस कि हम एक, जब हम बात करते हैं एक सांस्कृतिक विरासत की, यस उस पर गर्व भी करना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है, बट साथ में हमें उसको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। आज इतना पोटेंशियल है हमारे देश में, मैं जब भी बाहर जाता हूँ टूरिज्म का पोटेंशियल देखता हूँ, उनके पास तो इतनी चीजें नहीं है, हमारे पास कितनी गाथाएं हैं। मतलब आप केवल उत्तर प्रदेशी को देख लीजिए, काशी विश्वनाथ वहां, अयोध्या मंदिर वहां, श्री राम, शंकर भगवान, श्री कृष्ण, इनकी इनकी नगरी है ये सारी। इनमें क्या पोटेंशियल है टूरिज्म का, बट हम नहीं कर पा रहे वो अट्रैक्ट टूरिज्म। आज अच्छा हुआ है ये, हमारे को जो इतना टूरिज्म करना चाहिए कि पेरिस और मिलान और ये सब तो कहीं आसपास नहीं होने चाहिए हमारे। ये तभी हो सकता है जब हम सिविलाइज्ड होंगे, हम ऑनेस्ट होंगे, हम सफाई रखेंगे। तो एक गालिब का शेर था ना, ताउम्र
गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना था। आईना साफ करता रहा। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो धूल है उसको साफ करनी है, अपने को भी अच्छा बनाना है, बिकॉज नेता और सब हमारे में से ही निकले हैं। इफ वी वोट फॉर ऑनेस्टी, पीपल विल कम डाउन टू ऑनेस्टी। इफ वी मेक पोल्यूशन एन इशू, सब पोल्यूशन को ठीक करने के लिए लाइन में लग जाएंगे। आज जब हिंदू ने असर्ट किया कि भाई हमारे सनातन ट्रेडिशन शुड बी ऑनर्ड, आज सब आ गए ना मंदिर जाने के लिए, पाठ करने के लिए और सब। तो हमारे ऊपर है ये, एंड ऑफ द डे, इफ वी इम्प्रूव, इफ वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, देन ओनली वील हैव अ गुड गवर्नमेंट। सो करण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और मुझे लगता है कि ये जो 1 घंटे का कन्वर्सेशन है हमारा और जितने भी लोगों ने पूरा देखा होगा, उनको बहुत सारी फ़िल्म देश की राजनीति को लेकर क्लियर हो गई होगी कि क्या चल रहा था, क्या चल रहा है और अब क्या होने वाला है और हो सकता है, जो कि आपने कई सारी चीज़ों को लेके प्रेडिक्ट भी किया है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने तमाम जानकारी साझा की। प्लेजर। थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ थे करण वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि देश में राजनीति किस तरह से चल रही है, क्या होने वाला है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की। दिल्ली से लेके बिहार और पंजाब तक हमने चर्चा की, या तमाम पार्टियों को लेकर चर्चा हुई। आगे देश में क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। आगे किन विषयों पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को उन लोगों के साथ जो अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में, इंडिया में किस तरह की राजनीति हो रही है और आगे क्या-क्या हो सकता है या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।